भी ले आई थी। हड्डी का टुकड़ा सामान्य लग रहा था, लेकिन उसे देखकर मैं बस उसके सामने दंडवत करना चाहता था। अगर मेरा असली शरीर यहाँ होता तो मैं जरूर उसके सामने दंडवत करता। न केवल मैं बल्कि ब्रह्मांड का हर प्राणी इसके सामने नतमस्तक होगा। ये जो अनुभूति देता है वह सर्वोच्चता की है, कि यह सभी से ऊपर है और कोई भी इससे ऊपर नहीं है। आहे, मैं बस उसे देख ही रहा था कि अचानक मैंने देखा कि घृणा की चीखें तेज होती जा रही हैं। जब मैंने इसका कारण देखा तो मैंने देखा कि रूनिक बेल हजारों भागों में विभाजित हो गई थी और उसके शरीर के हर हिस्से को छेदना शुरू कर दिया था। उसके सभी स्पर्शक छेदे हुए थे, उसकी हजारों आंखें और मुंह भी छेदे हुए थे। रंभाल ने सब कुछ छेद दिया था, उसका एक भी हिस्सा नहीं छोड़ा था और उसके पूरे शरीर पर हल्का हरा रंग दिखाई दे रहा था। यह बहुत स्पष्ट है कि रंभाल ने उसके अंदर काफी गहराई तक छेद कर दिया था। जल्द ही रूनिक बेल ने उसके शरीर के हर हिस्से को छेद दिया, और जब ऐसा हुआ तो बेल का दूसरा सिरा हड्डी के अंदर घुस गया। जैसा कि मैंने देखा कि मेरी दृष्टि धुंधली हो गई और फिर मैंने खुद को पूरी तरह से अलग हिस्सों में पाया। ये दुनिया पूरी तरह से सफेद है और बहुत पवित्र लगती है, और इसके केंद्र में एक चांदी जैसी ग्रे चट्टान का एक विशाल गोला है जो सूखे सूर्य की तरह दिखता है। वह सूर्य जिसने अपनी सारी ऊर्जा खो दी है। हरी बेल इस सूखे सूरज के पास आए और मुझे लगा कि वह इसे छेद देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वह इसके बहुत करीब आ गई थी, लेकिन किसी कारण से उसे छूने की हिम्मत नहीं हुई। भनभनाना। जैसे ही बेल उसके करीब आए, उसने चट्टान के गोले के चारों ओर एक वलय बनाना शुरू कर दिया। जब रूनिक बेल का वलय बन गया और अगले ही पल वे चमकने लगे, जैसे ही वे चमके एक हल्का हरा धुआं बेल के घेरे से बाहर आने लगा और स्वचालित रूप से चट्टान के गोले द्वारा चूस लिया गया। चट्टान का गोला एक सुपर स्पंज की तरह काम करता था, जो ग्रीन वाइन से निकलने वाली ऊर्जा को तुरंत ही चूस लेता था। जब मैं इसे देख रहा था तो मुझे बहुत दर्दनाक चीखें सुनाई दे रही थीं। पहले मुझे लगा कि ये भ्रम है, लेकिन जल्द ही मुझे लगा कि ये घृणा की चीखें हो सकती हैं। ये हरी रूनिक बेल इस रॉक ग्लेड को खिलाने के लिए घृणा से ऊर्जा का उपयोग कर रही है। समय बीतता गया, जब अचानक चट्टान का गोला चमकने लगा। जैसे ही वह चमका, उसने भयावह ऊर्जा जारी करना शुरू कर दिया, जिसने मुझे स्थिर नहीं किया, बल्कि रूनिक बेल ने जो इतनी दबंग थी, एक पल के लिए रुक गई। विनाश, पूर्ण विनाश की आभा पूरे पवित्र स्थान में फैल गई। यह इतनी भयावह है कि कोई भी व्यक्ति अस्तित्व से मिट सकता है। इस आभा के संपर्क में आते ही सब कुछ शून्य में बदल जाएगा। ये बहुत ही भयानक है कि अगर मेरा असली शरीर यहाँ होता तो मैं अपनी पैंट गंदी कर लेता। मैं सुरक्षा के कारण ठीक हूँ, अन्यथा मैं बहुत पहले ही धूम्रपान करना शुरू कर चुका होता। चांदी ग्रे रंग का ये पत्थर चमकने लगा और इसके साथ ही इसमें परिवर्तन होने लगा। इसके कुछ हिस्से धीरे धीरे तरल में बदलने लगे। जैसे जैसे समय बीतता गया और यह प्रक्रिया जारी रही, इसने बेल से अधिक ऊर्जा चूसी, जब तक कि यह पूरी तरह से तरल नहीं हो गई और अब ये चांदी के भूरे रंग के तरल की एक गेंद की तरह लग रही थी। अगर ये लाल होता तो ये खून की एक बड़ी बूंद की तरह दिखता। जैसे ही यह विचार मेरे दिमाग में आया, इसने मुझे झकझोर दिया। यह विनाश का वह रक्त है जिसके लिए वे सभी पागल थे। घृणा इसे पाकर बहुत खुश थी, और अब बगीचे में मौजूद प्राणी इसे देखकर इतना हैरान हो गया कि इसने मुझे लगभग मार ही डाला था। जब मैं देख रहा था तो मेरे सामने का दृश्य धुंधला हो गया और मैंने खुद को वापस गार्डन में पाया। मुझे लगा कि मैं कुछ अद्भुत देखूंगा, मुझे इस बात का यकीन था, लेकिन इसे देखने के बजाय मुझे वापस भेज दिया गया। मैंने पाया कि मैं अभी भी सुप्रीम कॉम्बैट तकनीक का प्रदर्शन कर रहा हूं, और ये देखकर मैं उत्साहित हो गया, इससे पहले कि मेरी सारी उम्मीदें धराशायी हो जाएं। जब मैंने पाया कि मैं अभी भी पहला आसन कर रहा हूं, और मुश्किल से 10 सेकंड के बाद ही मैं बेहोश हो गया। मैं अन्य चीजों की जांच करना चाहता था, लेकिन मैंने पहले नीरो को शांत किया, जो रो रहा था। उसने पहले ही मेरी भावनाओं को महसूस कर लिया था। मुझे उसे शांत करने में थोड़ा समय लगा, इससे पहले कि मैं उसे अपने आसपास की ऊर्जाओं को खाने के लिए कहता। जब मैंने उसके खाने की गति पर ध्यान दिया तो मुझे राहत महसूस हुई और मेरे चेहरे पर एक उज्ज्वल मुस्कान आ गई। पिछली बार हर 1% उत्परिवर्तन पर उसके खाने की गति 1 गुना बढ़ जाती थी, और इस बार भी ऐसा ही हुआ। इसमें लगभग 10% उत्परिवर्तन हुआ था, इसलिए इसकी गति 10 गुना बढ़ गई थी। फिर भी मेरे शरीर में उपस्थित सभी ऊर्जाओं को खाने में 1 मिनट से अधिक समय लगा, सिवाय दमनकारी ऊर्जा के। जैसे ही नीरो ने खाना समाप्त किया, मुझे लगा कि मैं अत्यधिक थकान के कारण गिर पड़ूंगी, जैसा कि मैं अक्सर करती हूँ, लेकिन इस बार मैंने पाया कि अभी भी काफी ऊर्जा शेष थी। ये देखकर मुझे काफी आश्चर्य हुआ। लानत है,
जब मैंने अपने शरीर की स्थिति देखी तो मैं मन ही मन खुशी से चिल्लाया। मैं काफी आश्चर्यचकित था क्योंकि यह पहले से कहीं अधिक मजबूत था, न केवल मेरा शरीर बल्कि मेरी आत्मा भी उन्नत हो गई थी। मैं अब आधिकारिक तौर पर सिल्वर एलीट से ऊपर और गोल्डन एलीट से नीचे हूं, लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए मुझे इतना बड़ा धक्का कैसे मिला, इसके लिए मुझे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ी। जब उस प्राणी ने मुझमें विनाश का रक्त देखा तो यह इतना चौंकाने वाला था कि उसकी आभा में थोड़ा उतार चढ़ाव हुआ, जिसने मुझे मेरे कगार पर ला दिया। उस प्राणी ने दमनकारी ऊर्जा से तुरंत मेरी चोटों को ठीक कर दिया। उस दमनकारी ऊर्जा ने न केवल मेरी चोटों को ठीक किया, बल्कि मुझे इतना बल भी दिया कि मैं सिल्वर एलीट से बाहर निकल सका। ये देखकर कि मुझमें ऊर्जा है, मैंने छठी फिल्म के दूसरे पोज की ओर बढ़ने की कोशिश की, लेकिन मैं असफल रहा। मैंने तब तक कोशिश की जब तक मैं पूरी तरह थक नहीं गया और थकावट के कारण जमीन पर गिर गया और अनजाने में इतने ज्यादा दबाव में नींद में चला गया। यहाँ सोना बहुत जोखिम भरा है, क्योंकि मैं अगली बाउंड्री के बहुत करीब हूँ। मुझे बस अपना पैर थोड़ा सा हिलाना होगा और वह कुचल जाएगा। अब भी जब मेरी ताकत बढ़ जाती है तो मुझे उस दबाव में एक सेकंड भी जीवित रहने का जरा भी भरोसा नहीं है। अगली सुबह जब मैं उठा तो मुझे काफी ताजगी महसूस हुई और साथ ही घुटन भी महसूस हुई। पिछली रात मैं कड़ी ट्रेनिंग और कई झटकों के कारण काफी थक गया था और गहरी नींद सो गया था, लेकिन अब जब मैं जाग गया हूं तो मुझे वह भारी दबाव महसूस होने लगा है। मैंने इस जगह के ज्यादातर फायदे पहले ही हासिल कर लिए हैं, लेकिन मैं अभी भी यहाँ एक और दिन ट्रेनिंग के लिए रुकना चाहता हूँ। यहाँ की दमनकारी ऊर्जा और गुरुत्वाकर्षण शरीर की ट्रेनिंग के लिए बहुत अच्छे हैं। मैं कल अपनी तलवार का वजन बढ़ाना चाहता हूँ। मुझे तरोताजा होने और खाने में 45 मिनट लग गए। उसके बाद मैं उस पेड़ के पास वापस आया जहां अधिकतम दबाव था और मैंने ग्रेटस्वॉर्ड निकाला, जो पहले की तुलना में थोड़ा हल्का लग रहा था। ये वह ग्रिम तलवार नहीं है जिसका मैं आमतौर पर इस्तेमाल करता हूं, बल्कि दूसरी, यह मेरी सबसे हल्की ग्रेटस्वॉर्ड है। बगीचे में जो भी निर्जीव वस्तुएं मेरे सामने आएंगी, उन्हें भी मेरे जितना ही दबाव सहना पड़ेगा। मैंने ग्रिम तलवार निकाल ली थी, लेकिन वह इतने भारी वजन के साथ नीचे गिरी कि वह लगभग जमीन में धंस गई। यही कारण है कि मैं इस नीले रंग की ग्रेटस्वॉर्ड का उपयोग कर रहा हूं, जो मेरे पास मौजूद सबसे हल्की ग्रेटस्वॉर्ड है। जब मैंने पहली बार इसे बाहर निकाला तो मैं मुश्किल से ही इसे उठा पाता था। अभ्यास तो दूर की बात थी, लेकिन अंतरिक्ष में प्रशिक्षण के बाद मैं इतना उठाने में सक्षम हो गया कि मैं कुछ मिनटों तक अभ्यास कर सकता था। अब जब मेरी ताकत फिर से बढ़ गई है तो मुझे उम्मीद है कि मैं कम से कम आधे घंटे तक इसका अभ्यास कर पाऊंगा। मैंने अपनी अपेक्षा से अधिक समय तक अभ्यास किया। मैंने थककर जमीन पर बैठते हुए कहा, मैंने आराम करने से पहले 1 घंटे से थोड़ा अधिक अभ्यास किया था, जो काफी चौंकाने वाला था क्योंकि मैं आमतौर पर केवल 10 से 15 मिनट तक अभ्यास करता हूं। उसके बाद मुझे कुछ समय के लिए आराम करना पड़ता है, लेकिन इस बार मैं 1 घंटे तक अभ्यास कर सका। मैंने 5 मिनट आराम किया और फिर से अभ्यास शुरू किया, और अभ्यास के बीच एक दिन बीत गया। मैं फिर थककर सो गया और अगली सुबह उठकर फिर से अभ्यास शुरू किया। मैं एक दिन बाद जाने की योजना बना रहा था, लेकिन अपनी तलवारबाजी की प्रैक्टिस में हो रही प्रगति को देखते हुए मैं 2 दिन और रुक गया। जैसे कि इस गुफा में प्रवेश किए हुए 5 दिन बीत चुके थे और इस गुफा में प्रवेश किए हुए 4.5 दिन बीत चुके थे और तब से मैंने इसके बाहर एक कदम भी नहीं रखा था। मैं इस गुफा के दबाव में खाता पीता और सोता था। अब जब जाने का समय आ गया है तो मुझे थोड़ा उदास महसूस हो रहा है। गार्डन ने मुझे बहुत सारे लाभ दिए हैं और जब मैं वापस आऊंगा तो मुझे और भी लाभ मिलेगा। ये तभी होगा जब मैं पीक गोल्डन एलीट तक पहुंचूंगा। मुझे नहीं पता कि इसमें कितना समय लगेगा, मुझे उम्मीद है कि यह जल्दी ही होगा। मैंने गुफा से बाहर निकलने से पहले एक आखिरी बार उस पर नजर डाली, और जैसे ही मैंने ऐसा किया मुझे पंख के समान प्रकाश जैसा महसूस हुआ। गुफा में अभी भी दमनात्मक दबाव था, लेकिन वह अंदर की स्थिति की तुलना में कुछ भी नहीं था। मैंने गुफा के बाहर चलना शुरू कर दिया, जबकि गुफा के अंदर जाने पर मुझे ऐसा नहीं करना पड़ा था। इस बार मुझे कोई दबाव महसूस नहीं हुआ। यही कारण है कि मुझे बाहर निकलने में केवल 1.5 घंटा लगा, जबकि अंदर जाने में 7 घंटे लगे थे। अब सब ठीक है, मैंने गुफा के प्रवेश द्वार को बेलों से बंद करते हुए कहा। 5 दिन पहले मैंने उत्साह में बेलों को काट दिया था। अब वे थोड़ी बड़ी हो गई हैं, लेकिन ज्यादा नहीं। इसलिए मैंने बेलों को उसके बगल में रख दिया और प्रवेश द्वार को छिपा दिया। ये बिल्कुल सही लग रहा था। अगर कोई ध्यान से न देखे तो उसे इसमें कोई समस्या नजर नहीं आएगी। गार्डन का रहस्य बहुत चौंकाने वाला है। इसके बारे में जितने कम लोग जानेंगे उतना ही अच्छा है।
मुझसे पहले जो लोग आए हैं वे भी यह समझते हैं कि मेरे पास जितनी ताकत है, अगर मैंने पैराडाइज के साहसी लोगों के संघ को सूचित कर दिया तो मेरे लिए दोबारा गार्डन में प्रवेश पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये शक्तिशाली लोगों की संपत्ति बन जाएगी और रहस्य की रक्षा के लिए मुझे मारा भी जा सकता है। इसलिए भले ही मैं चाहता हूं कि दूसरों को इससे लाभ मिले, मुझे इसे गुप्त रखना होगा और केवल तभी बताना होगा जब मेरे पास इतनी ताकत होगी कि कोई भी मेरी अनुमति के बिना इसे मुझसे नहीं ले सकेगा। मिशन के लिए शहर से बाहर गए मुझे 16 दिन हो चुके थे और मेरे मिशन की शर्त केवल 14 दिन की है। अगर मैं चाहूं तो वापस आ सकता हूं, लेकिन मैं नहीं लौटूंगा। मैं मारियाना हिल्स में 2 दिन और बिताने की योजना बना रहा हूं, उसी स्तर के ग्रिम राक्षसों के खिलाफ अपनी शक्तियों का परीक्षण करूंगा और मुझे इस बात की चिंता नहीं करनी पड़ेगी कि राहेल मेरे बारे में चिंता करेगी क्योंकि उसका मिशन मुझसे अधिक लंबा है। शहर में वापस लौटने से पहले उसके पास 3 दिन और हैं। इसलिए जल्दी लौटना मेरे लिए बेकार होगा, इसलिए उस समय मैं कुछ शिविरों को नष्ट कर सकता हूं और कुछ ग्रिम राक्षसों से लड़ सकता हूं। गुफा के प्रवेश द्वार से दूर जाने के बाद मैंने सीधे ग्रिम राक्षसों से लड़ने के लिए खोज नहीं की। ग्रिम राक्षसों से लड़ने से पहले मुझे एक काम करना है और वह है अपनी तलवार का वजन मापना। freewebnovel.com। पिछले कुछ दिनों में मैंने जो तरक्की की है और कठोर प्रशिक्षण लिया है, उससे 300 किलो वजन मेरे लिए हल्का हो गया है। मैं तलवार का वजन बढ़ाना चाहता हूं ताकि यह फिर से भारी हो जाए। जब मैं पहली बार फॉरबिडन ग्राउंड से बाहर आया था तो मैंने सोचा था कि जब तक मैं 9 सितारा सिल्वर एलीट के शिखर पर पहुंचूंगा तब तक मैं अपने टोटेम आर्टिफैक्ट को उठाने में सक्षम हो जाऊंगा, लेकिन ऐसा लग रहा था कि मैं पूरी तरह से गलत था। मुझे अपने टोटेम आर्टिफैक्ट का उपयोग करने से पहले गोल्डन एलीट बनना होगा। मैंने अपने भंडार से ग्रिम तलवार निकाली और जैसा कि मैंने उम्मीद की थी, यह आश्चर्यजनक रूप से हल्की लगी। ऐसा लगा जैसे मैं ग्रिम तलवार का नहीं बल्कि लाल तलवार का उपयोग कर रहा हूं। तलवार को अपने हाथ में महसूस करते हुए मैंने इसके वजन की व्यवस्था को सक्रिय किया। जैसे जैसे मैंने ऐसा किया, तलवार का वजन बढ़ता गया। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने वजन को बढ़ने दिया। मैं इसे उस तलवार जितना भारी बनाना चाहता हूं जिसका मैंने गार्डन में प्रशिक्षण के दौरान इस्तेमाल किया था। समय बीतता गया और जल्द ही तलवार का वजन उस तलवार के बराबर हो गया जिसे मैंने गुफा में प्रशिक्षित किया था। जब मैंने इसका वजन मापा तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ क्योंकि ग्रिम तलवार का वजन अब 612 किलोग्राम है, जो पहले ग्रिम तलवार के वजन से लगभग 2 गुना है। तलवार का इतना वजन देखकर मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि जब तक मैं गोल्डन एलीट बन जाऊंगा, मैं अपने टोटेम आर्टिफैक्ट को चलाने में सक्षम हो जाऊंगा। मैंने तलवार का वजन समायोजित करने के बाद उसे वापस अपने स्टोरेज में नहीं रखा, इसके बजाय मैंने उसे अपनी पीठ पर रख लिया ताकि मैं उसके वजन के साथ अभ्यस्त हो जाऊं। तलवार का वजन मेरे लिए भी भारी है। एशलिन, चलो कुछ ग्रिम मॉन्स्टर्स को मारते हैं, मैंने कहा और गहरी घाटी से बाहर निकलना शुरू कर दिया। घाटी से बाहर निकलने के ठीक 1 मिनट बाद हमारा सामना पहले ग्रिम मॉन्स्टर से हुआ। ये 60 ग्रिम मॉन्स्टर की टीम है जिसमें 3 9 स्टार एलीट है और 3 9 स्टार एलीट में एक शीर्ष 9 स्टार एलीट था। एशलिन ने 3 सेकंड के भीतर उन सभी को मार डाला था, जिसमें शीर्ष 9 स्टार एलीट भी शामिल था। उसका हमला इतना तेज था कि पीक 9 स्टार सिल्वर एलीट को छोड़कर किसी अन्य ग्रिम राक्षस को पता ही नहीं चला कि वे कैसे मरे। जैसे जैसे समय बीतता गया, एशलिन ने हमारे सामने आने वाले ज्यादा से ज्यादा ग्रिम मॉन्स्टर्स को मारना जारी रखा। सिर्फ आधे घंटे में उसने 1000 से ज्यादा ग्रिम मॉन्स्टर्स को मार डाला। मारियाना हिल्स में 9 सितारा सिल्वर एलीट बहुत हैं, लेकिन इससे ऊपर के एलीट काफी दुर्लभ हैं। इसे ढूंढना बहुत मुश्किल है क्योंकि मैंने उस स्तर तक रोजाना अधिकतम 3 ग्रिम मॉन्स्टर खोजने के लिए इस्तेमाल किया था। लगता है हमें और गहराई में जाना होगा, मैंने 2 घंटे बाद एशलिन से कहा। 2 घंटों में ग्रिम मॉन्स्टर्स का अधिकतम स्तर जो हम पा सके वह पीक 9 स्टार सिल्वर एलीट था। हम उससे अधिक ऊंचे मॉन्स्टर को नहीं खोज पाए। अगर मैं अपने स्तर के भयानक राक्षस को निश्चित रूप से ढूंढना चाहता हूं तो मुझे और भी गहराई में जाना होगा। मैरियन हिल की गहराई मेरे स्तर के लोगों के लिए भी बहुत खतरनाक है। वहां पहुंचने के बाद मुझे सावधान रहना होगा। मैंने अपना निर्णय लेते समय उस पर अमल करने में कोई समय बर्बाद नहीं किया। मैंने बिना किसी का ध्यान आकर्षित किए अधिकतम गति से उड़ान भरी। यह आश्चर्यजनक है, मैंने मन ही मन समझाया। मुझे कभी नहीं पता था कि पेड़ों पर उड़ना इतना अद्भुत हो सकता है जब किलिंग नियम का उपयोग न किया जाए। वर्तमान में मैंने उड़ते समय किलिंग नियम का उपयोग करना बंद कर दिया है।
मैं नीचे उड़ रहा हूँ, लेकिन मेरी गति काफी अधिक है और मैं घने पेड़ों के बीच एक पहाड़ी पर उड़ रहा हूँ। हर सेकंड मुझे पेड़ों से बचने के लिए आगे बढ़ना पड़ता है। मेरी ओर से थोड़ी सी भी चूक और मैं पेड़ों से टकरा सकता हूँ, खासकर तब जब मेरी इंद्रियां पूरी तरह से सक्रिय न हो। उड़ान भरते समय मैं कई बार दुर्घटनाओं से बच गया हूं और पेड़ों से बचने के लिए मुझे अप्राकृतिक कोण पर भी चलना पड़ा है। एक बार तो मैं इसका आनंद लेने के लिए उल्टा भी हो गया था। चबा चबा, अचानक एशलिन चहकी और मैं रुक गया, लगभग मेरे सामने वाले विशाल पेड़ से टकरा गया। क्या तुम्हें कोई मिला? मैंने शांत स्वर में पूछा और रेंज बढ़ाने के लिए अपने मारने के नियम और ब्रेसलेट को सक्रिय किया। चबाओ चबाओ, उसने पुष्टि की और मुझे ग्रिम मॉन्स्टर की ओर ले जाने लगी। ग्रिम मॉन्स्टर स्पष्ट रूप से मेरी पहुंच से बाहर है, अन्यथा मैं इसे महसूस कर लेता। मैं ग्रिम मॉन्स्टर्स को पाकर काफी खुश हूं, क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मरीना हिल के गहरे हिस्से में पहुंचने से पहले मुझे कोई मॉन्स्टर नहीं मिलेगा। कुछ मिनट बाद हम ग्रिम मॉन्स्टर की ओर बढ़ने लगे। मैंने आखिरकार उस ग्रिम मॉन्स्टर को महसूस कर लिया था जिसे एशलिन ने महसूस किया था। ये 5 ग्रिम मॉन्स्टर्स की एक टीम है। टीम के नेता के पास 9 स्टार सिल्वर एलिट से ज्यादा ताकत है, जबकि बाकी 4 पीक 9 स्टार सिल्वर एलिट हैं। यह एक बहुत शक्तिशाली टीम है और यह बहुत अच्छा होगा यदि मैं इसके नेता को मार सकूं, क्योंकि यह 100 पीक 9 स्टार सिल्वर एलिट को मारने के समान होगा। गिरना। मैं अचानक ग्रिम राक्षसों के सामने उतरा, नेता को छोड़कर जिसने मुझे आते हुए महसूस किया। अन्य 4 ग्रिम राक्षस आश्चर्यचकित थे। उतरने के बाद मैंने लीडर की आंखों में देखा, उनमें विस्फोटक आग थी जो उनके क्रोधित होने पर फूट पड़ती। मेरे उतरते ही उन्होंने मुझ पर सीधे हमला नहीं किया, बस अपनी तलवारों को कसकर पकड़ते हुए सावधानी से मेरी ओर देखा, किसी भी क्षण हमला करने के लिए तैयार। ये ग्रिम मॉन्स्टर फायर जगुआरमैन जनजाति से हैं। इनका शरीर लगभग 5 मीटर ऊंचा होता है। इनके शरीर पर पीले रंग के फर और पूरे शरीर पर लाल धब्बे होते हैं, जिससे ऐसा लगता है कि ये जल रहे हैं। एशलिन, जाओ और नेता के पीछे खड़े 4 फायर जगुआरमैन को मार डालो, मैंने कहा। ये सुनकर 5 फायर जगुआरमैन गुस्से से भर गए। तुम कमीने, तुमने हम पर बहुत ज्यादा नजर रखी है, लीडर चिल्लाया और 4 मिनियन के साथ मेरी तरफ बढ़ा। इसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि इसे हम दोनों के बीच की आधी दूरी तय करने में सिर्फ 1 सेकंड लगा, लेकिन अचानक लीडर रुक गया और उसके पीछे 4 फायर जगुआरमैन थे। ध्यान रहे, फायर जगुआरमैन के लीडर ने केवल इतना ही चिल्लाया, इससे पहले कि छोटे छोटे खूबसूरत दिखने वाले आग के गोले उन पर बरसने लगे। चारों फायर जगुआरमैन के पास बचाव का कोई मौका नहीं था, क्योंकि आग का गोला उनकी खोपड़ी में घुस गया था। केवल लीडर ही मुश्किल से खुद को इससे बचा पाया। जैसे ही फायर जगुआरमैन ने बचाव करना समाप्त किया, उसने अपने गिरे हुए अनुचरों को देखा जो हमले से बचाव करने में सक्षम नहीं थे। जैसे जैसे उसने ऐसा किया, उसके दिल में और अधिक क्रोध जलने लगा। इसका क्रोध स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, क्योंकि इसके शरीर पर आग के धब्बे चमकने लगते हैं, जैसे कि इसके शरीर पर सैकड़ों छोटी आग लगी हो, और इसकी आंखें पूरी तरह से लाल हो गई हैं। यह पागलपन के किनारे पर खड़ा है। थोड़ा सा उकसावा इसे उन्माद में ले जाएगा। यदि यह सामान्य समय पर होता तो मुझे कुछ उत्तेजक बात का आभास हो जाता, जिससे यह उन्मादित हो जाता, लेकिन इस बार मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने बस शांति से प्रतीक्षा की, क्योंकि इस बार मैं एक स्पष्ट मन वाला शत्रु चाहता था, जिसके साथ मैं पूरी ताकत से लड़ सकूं, एक चुनौतीपूर्ण शत्रु। अरे गंदे जानवर, अगर मैंने अपने साथियों का बदला लेने के लिए तुम्हें सबसे तेज आग में जिंदा नहीं जलाया होता, तो मेरा नाम मालूर नहीं होता, उसने चिल्लाते हुए कहा और फिर पूरी ताकत से मुझ पर टूट पड़ा। इसकी गति काफी तेज है। रूल को मारने के बाद भी, मेरी इंद्रियों में उत्तेजना बढ़ने के बाद भी ये लगभग धुंधला हो गया। मरना। जल्द ही वह मेरे सामने आया और अपनी पतली तलवार घुमाई, जो देखने में ऐसी लग रही थी जैसे किसी व्यक्ति को 2 टुकड़ों में काटने के लिए बनाई गई हो। मुझे उस तलवार से दूरी बनाए रखनी पड़ी। उसकी तीखी धारें देखकर ही मेरे हाथ में झुनझुनी होने लगी। ये तो बहुत मुश्किल है, मैंने मन ही मन कोसा और अपनी तलवार उसके हमले से लड़ने के लिए आगे बढ़ाई। ये पहली बार है जब मैं युद्ध में इतनी भारी तलवार का उपयोग कर रहा हूं, और इसके साथ मेरी चाल काफी धीमी थी, और जब इसने अपनी तलवार की दिशा को चुपके से बदल दिया, तो यह मेरी गर्दन के बजाय मेरे पेट पर हमला कर दिया, जो कि वह पहले करने जा रहा था। झनकार। इसकी तलवार मेरी तलवार से टकराए और उसमें से आग की चिंगारियां निकलीं, जबकि फायर जगुआरमैन ने एक कदम पीछे हट लिया। उसके चेहरे पर सदमे का भाव साफ झलक रहा था, लेकिन जैसे ही उसने मेरा हमला अपनी ओर आते देखा, उसका कमरा संभल गया। हालांकि मेरी तलवार का वजन 2 गुने से भी ज्यादा हो गया है,
लेकिन इससे मेरी युद्ध शैली पर कोई असर नहीं पड़ा है। मैं अभी भी गति को प्राथमिकता देता हूं, और मैं अभी भी दुश्मनों पर इतनी तीव्रता से हमला करना पसंद करता हूं कि उन्हें सांस लेने का भी समय न मिले। क्लैंग क्लैंग क्लैंग। अपनी गति के कारण उसके पास स्थिर होने और प्रतिक्रिया करने के लिए पर्याप्त समय था, और उसने ऐसा किया भी। उसने हमला करने से पहले मेरे हमले को तेजी से चकमा दिया, जिसका मैंने कुछ प्रयासों के साथ बचाव किया, और फिर जैसे ही उसने एक कदम पीछे लिया, मैंने दोबारा हमला शुरू कर दिया। हम दोनों के बीच जोरदार भिड़ंत होने लगी। मैंने हर मौके का फायदा उठाते हुए उस पर हमला किया, जबकि उनमें से ज्यादातर को चकमा देते हुए उसने खुद ही हमला कर दिया। ये सब 40 मिनट तक चलता रहा। उसके बाद एक बड़ा बदलाव, युद्ध शुरू हुआ। मेरी युद्ध शैली बदल गई थी, या यूं कहिए कि उसके लिए बदल गई थी, क्योंकि 40 मिनट में मैंने उसकी युद्ध शैली को समझ लिया था, और अब मैं उसके अनुसार ही उस पर हमला कर रहा हूं। पिछले 40 मिनट से यह अपनी गति से मेरे अधिकांश हमलों को चकमा दे रहा था, लेकिन अब ऐसा करने में उसे काफी कठिनाई हो रही है, क्योंकि मैं इसकी युद्ध शैली को समझ गया हूं और उसके अनुसार अपने हमलों को नियंत्रित कर रहा हूं। कदम कदम कदम। पहले तो मैं अपने हमले से टकराने के बाद उसे एक कदम पीछे ले जाने में सक्षम था, लेकिन अब मैं उसे 2 और 3 कदम पीछे ले जाने में सक्षम हो गया हूं, और वह घायल भी हो रहा है। हालांकि चोटें ज्यादा नहीं हैं, फिर भी वे कुछ न होने से बेहतर हैं, और मुझे विश्वास है कि जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ेगी, मैं उसे और अधिक घायल करने में सक्षम हो जाऊंगा। उफ। अंततः मैं उसे उल्टी करवाने में सफल रहा। ये बहुत कठिन था, क्योंकि यह फायर जगुआरमैन हमेशा मेरे हमले की ताकत को कम कर देता था। मुझे ऐसा करवाने में पूरा 1 घंटा लग गया। जैसे ही मैंने उसे उल्टी कराई, ग्रिम मॉन्स्टर्स ने उसे पूरी तरह से खो दिया। मेरे लिए उसकी हत्या की मंशा तुरंत बढ़ गई, और उस पल मुझे पता चल गया कि वह मेरे खिलाफ अपने तुरुप का पत्ता इस्तेमाल करेगा। छोटे कमीने, तुम सीमा पार कर गए हो, अब मर जाओ, मैंने कहा, और अगले ही पल उसके चारों ओर 9 बहुत ही तीखी दिखने वाली आग की डिस्कें थीं, और उसने उन सभी को मुझ पर छोड़ दिया। इस राक्षस ने अपने रहस्यवादी कौशल का नाम बताने में समय बर्बाद नहीं किया। इसने बस उसे बुलाया और सीधे हमला किया। सांस। धुंधली डिस्क को अपनी ओर आते देख मैं राहत महसूस करने के अलावा कुछ नहीं कर सका। मैं और भी अधिक लड़ना चाहता था, क्योंकि लड़ाई अभी दिलचस्प होने लगी थी, लेकिन अब इस कमबख्त ग्रिम मॉन्स्टर ने मिस्टिक मेथड से मुझ पर हमला करने का फैसला किया। इसने सारा मजा खत्म कर दिया। मैंने ग्रिम मॉन्स्टर के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान देखी, क्योंकि उसके चारों ओर बहुत ही खतरनाक दिखने वाली आग की डिस्क दिखाई देती है। 9 अग्नि डिस्क हैं, जो न केवल अजीब केंद्रित आग से बनी है, बल्कि यह बहुत तेजी से घूम रही है। मुझे यकीन है कि अगर यह इसके किसी भी हिस्से को छूती है तो वह कट जाएगी और फिर राख हो जाएगी। वह अपनी रहस्यमयी क्षमता पर इतना आश्वस्त और गर्वित था कि उसने इसकी परवाह नहीं की कि जिस क्षण उसने अपनी रहस्यमयी विधियों का आह्वान किया था, ठीक उसी क्षण मेरे शरीर पर अग्नि कवच प्रकट हो गया। उसे अपनी रहस्यमय विधि पर पूरा भरोसा था, क्योंकि कम शक्ति वाली चाल का इस्तेमाल करने के बजाय उसने सबसे अधिक शक्ति वाली चाल का इस्तेमाल किया था। उसने एक साथ सभी 9 अग्नि डिस्कों को लॉन्च किया, जिससे वह बचने के लिए हर संभव तरीके से आगे बढ़ गया। इसलिए इसके दृष्टिकोण से कोई रास्ता नहीं है जिससे मैं बच सकूं, खासकर जब अग्नि डिस्क मेरे इतने करीब हो। दुर्भाग्य से ये बहुत गलत है। मैं अपनी जगह से गायब हो गया जब डिस्क मेरे शरीर को काटने से कुछ इंच दूर थी। मैं गायब हो गया था क्योंकि मैं टेलीपोर्ट हो गया था और सीधे उसके सामने आ गया था। वह सदमे में हौंफने लगा, लेकिन जल्द ही उसके चेहरे पर एक क्रूर हंसी आ गई, और वह मुझ पर हमला करने वाला था जब उसे अपनी छाती में दर्द महसूस हुआ। जब उसने नीचे देखा तो पाया कि उसकी छाती में छुरा घोंपा गया है। उसने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन इससे पहले कि वह एक भी शब्द कह पाता, उसके प्राण उसकी आंखों से ओझल हो गए। आखिरकार मर गया, मैंने सांस फूलते हुए कहा जब मैंने ग्रिम मॉन्स्टर का शरीर जमीन पर गिरते देखा। ये ग्रिम मॉन्स्टर बहुत ही मजबूत था। घुमावदार कवच पहनने के बाद भी मुझे इसे मारने के लिए गंभीर चोटें सहनी पड़ी। घूम। मैंने अपने घावों को ठीक करने के लिए एक औषधि पी ली और फिर अपने आसपास बिखरे पड़े सैकड़ों ग्रिम राक्षसों के शवों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। उनमें से 3 को छोड़कर जिन्हें मैंने मारा था, बाकी सभी को एशलिन ने मार डाला था। मारियाना हिल्स के गहरे भाग में स्थित शिविरों को तोड़ना वास्तव में कठिन है। इनमें से प्रत्येक शिविर में इतनी मजबूत शक्ति है कि इसे हराने के लिए यहां तक कि मुझे भी काफी प्रयास करने होंगे।
जिस शिविर को मैंने अभी अभी नष्ट किया था उसका एक सबसे कठिन प्रतिद्वंद्वी था। इस शिविर में 3 ग्रिम मॉन्स्टर थे जिनकी शक्ति का स्तर सिल्वर एलिट से अधिक था और उन्हें मारने के लिए मैंने काफी प्रयास किया था और इस प्रक्रिया में मैं गंभीर रूप से घायल भी हो गया था। ग्रिम मॉन्स्टर्स के शवों को इकट्ठा करने के बाद मैं ए बोर्ड में गया जहां मैंने केवल मानवीय पीड़ा का दृश्य देखा। चाहे मैं इसे कितनी भी बार देखूं, उन्हें उस स्थिति में देखना अभी भी दर्दनाक लगता है। मैंने उन्हें जल्दी से घर से बाहर निकाला, उन्हें साफ किया, उन्हें खिलाया और कपड़े पहनाए। उसके बाद मैं उन्हें मारियाना हिल्स से बाहर ले जाने लगा। ये संभवतः मनुष्यों का आखिरी समूह होगा जिसे मैं बचाऊंगा और इस समूह के साथ मैं मिलफोर्ड लौट रहा हूं। मिशन के लिए मारियाना हिल आए मुझे 18 दिन हो चुके थे और सच कहूं तो मुझे शहर की बहुत याद आ रही है, खासकर रेचेल की, जो कल शाम तक अपने मिशन से वापस आ जाएगी। मेरी गति सामान्य से अधिक है क्योंकि मैं उनका नेतृत्व कर रहा हूं। मुझे किसी भी ग्रिम राक्षस के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एशलिन उन सभी को मार रहा है। मारियाना हिल्स में एकमात्र शक्तिशाली टीम जिसकी मुझे चिंता है वह है गोल्डन एलीट। केवल गोल्डन एलीट ही मेरे लिए खतरा पैदा करते हैं, जबकि गोल्डन एलीट से नीचे की टीम मेरी पहुंच में है। मुझे उन लोगों से भी डर नहीं था जो गोल्डन एलीट के किनारे पर थे, जब तक कि एशलिन और मैं एक साथ इसके खिलाफ लड़े। उस स्तर के पावरहाउस को मारना कोई समस्या नहीं होगी। freewebandsigmawell.com। मैं अभी गोल्डन एलिट्स के बारे में सोच ही रहा था कि तभी मुझे हल्का लेकिन शक्तिशाली उतार चढ़ाव महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था कि बैटल मेरे पास आ रहा है और उतार चढ़ाव को महसूस करते हुए मैं ये निष्कर्ष निकाल सकता हूं कि यह गोल्डन एलिट्स ही हैं जो लड़ रहे हैं। मैं अपनी यात्रा जारी रखना चाहता था, लेकिन किसी तरह मैंने खुद को रुकते हुए पाया और मेरे साथ दूसरे लोग भी रुक गए थे। तुम लोग यहीं रहो, मैं उस भयानक राक्षस से निपट लूंगा जो हमारी ओर आ रहा है, मैंने कहा और दूसरों का जवाब सुने बिना ही उड़ गया। मैंने ग्रिम मॉन्स्टर को केवल एक बार लड़ते हुए देखा है और उस समय उनकी ताकत को पूरी तरह से समझने के लिए मेरा स्तर बहुत कम था, लेकिन अब मैं गोल्डन एलीट तक पहुंचने के करीब हूं और यह मेरे लिए बहुत अच्छा होगा यदि मैं उनकी ताकत देख सकूं, इसलिए मेरे दिमाग में एक स्पष्ट लक्ष्य है। मैं धीरे धीरे बिजली के उतार चढ़ाव की ओर बढ़ा और पाया कि मैं अकेला ऐसा नहीं कर रहा हूं। मैंने कुछ ग्रिम मॉन्स्टर और इंसानों को भी करीब आते देखा। खतरा बहुत बड़ा है लेकिन प्रलोभन भी। चाहे वह ग्रिम मॉन्स्टर हो या इंसान, हर कोई गोल्डन एलीट के स्तर तक पहुंचना चाहता है क्योंकि वे ग्रिम बैटलफील्ड के असली पावरहाउस हैं। चाहे वह आउटपोस्ट हो, मिडजोन हो या वॉरजोन, उन्हें आसमान में लड़ने का मौका मिलता है, जबकि मेरे स्तर के लोग केवल आसमानी आउटपोस्ट और मिडजोन में ही लड़ सकते हैं। जबकि वॉरजोन में जब बड़ी लड़ाई होती है तो मेरे स्तर के लोगों को सिल्वर एलीट बन के बाकी सदस्यों के साथ जमीन पर लड़ना पड़ता है। गोल्डन होना एक प्रतिष्ठा है। हो सकता है कि ग्रिम बैटलफील्ड में ये बहुत उच्च स्तर पर न हो, लेकिन फिर भी यह उच्च स्तर पर है। जल्द ही मैं इतने करीब पहुंच गया कि मैं किलिंग रूल द्वारा प्रदान की गई दृष्टि के माध्यम से गोल्डन एलीट के बीच लड़ाई देख सकता था। मैं करीब जाना चाहता था और अपनी आंखों से लड़ाई देखना चाहता था, लेकिन मैंने खुद को नियंत्रित किया और अपनी जगह पर स्थिर रहा। किलिंग रूल के लाल विजन के माध्यम से मैंने लड़ाई देखी और मुझे कहना होगा, गोल्डन एलीट शक्तिशाली है। यहां तक कि जब मैं गोल्डन एलीट बनने से बस कुछ इंच दूर हूं, तब भी मैं काफी दूर हूं। मुझे नहीं पता कि ये 2 गोल्डन एलीट लड़ाइयां किस स्टार की हैं, क्योंकि मैंने जांच करने की हिम्मत नहीं की, लेकिन उनकी शक्तियों से मेरे जैसे किसी को मारने के लिए उन्हें बस अपनी उंगली फड़फड़ानी होगी और मैं एक गुब्बारे की तरह फट जाऊंगा। लड़ाई आसमान में हो रही है और यह पूरी ताकत से चल रही है। मेरी उम्र के बारे में एक सिरेमिक मुखौटा पहने युवा महिला ब्लैक लाइटनिंग फॉक्समैन के खिलाफ लड़ रही है जो सामग्री में ग्रिम जनजाति को दुर्लभ बनाती है। ब्लैक लाइटनिंग फॉक्समैन आतंक है। उनके कबीले का हर सदस्य आमतौर पर शक्तिशाली होता है। ऐसा कहा जाता है कि उनके कबीले का हर सदस्य अपने जीवन में स्वतः ही गोल्डन एलीट बन जाता है। महाद्वीप पर इनकी संख्या बहुत कम है और वे शायद ही कभी दिखाई देते हैं। ब्लैक लाइटनिंग फॉक्समैन डरावना है, लेकिन युवतियां कोई कमजोर नहीं है। वे हर पहलू में बराबरी से मुकाबला कर रही हैं। चाहे वह गति, शक्ति या रहस्यमय तरीकों में हो, दोनों समान हैं। यही कारण है कि हर मिनट उनकी लड़ाई एक नए उच्च स्तर पर पहुंच जाएगी, जिससे मैं अनजाने में एक कदम उठाना शुरू कर दूंगा ताकि मैं कुछ बेवकूफ ग्रिम राक्षसों की तरह भटका हुआ हमला कर सकूं जो बहुत करीब आ गए हैं। युद्ध जारी रहा और समय बीतता गया और आधे घंटे बाद लड़ाई की तीव्रता अचानक बढ़ गई। दोनों पक्षों ने अपने अपने तुरुप के पत्ते दिखाने शुरू कर दिए। ये देखकर मैंने आह भरी और युद्धक्षेत्र छोड़ दिया।
मैं इसे देखना जारी रखना चाहता था क्योंकि यह युद्ध का सबसे रोमांचक क्षण था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि यह बहुत खतरनाक था। युद्ध कुछ ही मिनटों में समाप्त हो जाना चाहिए, और यही बात इसे और अधिक खतरनाक बनाती है। मैं अकेला नहीं हूं, वहां 130 लोग हैं जिन्हें मुझे सुरक्षित स्थान पर ले जाना है। अगर वह ब्लैक लाइटनिंग फॉक्समैन किसी तरह जीत जाती है, तो वह जिन लोगों को सबसे पहले मारेगी, वे लोग और मुझे ढूंढ लेंगे जिन्हें मैंने बचाया था, क्योंकि हम मनुष्यों के समूह में सबसे महत्वपूर्ण संख्या में हैं। इसलिए मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाना चाहिए और आशा करनी चाहिए कि जब तक मैं इन गोल्डन एलिटो की सीमा से बाहर नहीं निकल जाता, तब तक लड़ाई जारी रहे। जल्द, मैंने लोगों से कहा, और हम पहले से भी ज्यादा तेज गति से मारियाना हिल से बाहर निकलने लगे, और सिर्फ 2 घंटे में हम मारियाना हिल से बाहर निकल गए। और वहां से हम सीधे आसमान में उड़ गए। ये बहुत ही असंभव है कि हम यहाँ गोल्डन एलिट से मिलेंगे, क्योंकि उनमें से अधिकांश मारियाना हिल्स और उसके पीछे के क्षेत्र में पाए जाते हैं, जो पूरी तरह से ग्रिम मॉन्स्टर्स के हाथों में है। जब हम आसमान में उड़ रहे थे तो हमें कुछ छोटी मक्खियां दिखीं, लेकिन एशलिन ने उन्हें आसानी से काबू कर लिया। इसलिए हमें सुरक्षित घर तक पहुंचने में सिर्फ 2 घंटे लगे। आप लोग अपना ध्यान रखना, मैंने उन लोगों से कहा जिन्हें मैंने बचाया था, जब मैं उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले गया और औपचारिकताएं पूरी करने के कुछ मिनट बाद वहां से चला। मिल्फ्रेड, जैसे ही बड़े शहर की एक छवि मेरे सामने उभरी, मैंने कहा, मुझे मिशन के लिए निकले हुए 2 सप्ताह से अधिक हो गए हैं, लेकिन अब मैं अंततः वापस आ गया हूं। जल्द ही मैं शहर के द्वार पर पहुंच गया और बिना किसी परेशानी के अंदर चला गया। मैं अपने अपार्टमेंट में जाकर आराम करना चाहता था, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सका। मुझे पहले गिल्ड में जाना है, अपने मिशन की रिपोर्ट बनानी है, उसके बाद ही मैं अपने अपार्टमेंट में वापस जा सकता हूं। मैं बस यही उम्मीद करता हूं कि अपनी रिपोर्ट जमा करने के बाद मुझे कोई और मिशन न सौंपा जाए। पिछले 18 दिन इतने व्यस्त थे कि मैंने मुश्किल से ही पूरी तरह आराम किया था। पिछले दिनों या तो मैं लड़ रहा था या ट्रेनिंग कर रहा था, और मुझे 5 घंटे से ज्यादा नींद नहीं मिली थी। धप, मैं गेट के सामने उतरा और अंदर चला गया। मेरी वर्तमान पहुंच के साथ मैं सीधे ऊपरी मंजिल पर उड़ सकता था, लेकिन मुझे नीचे की मंजिल पर चलना पसंद है। गिल्ड में प्रवेश करते ही मैंने सबसे पहले अपनी रिपोर्ट बनाई। मैंने अपनी शक्ति दर्ज करने के लिए 8 मंजिलों पर जाने से पहले लड़ाइयों के सभी सबूत और लोगों के आरोपों के सबूत, जो मैंने दूसरों को सौंपे थे, प्रस्तुत कर दिए। क्रिस्टल में मैंने अपनी सारी शक्ति का खुलासा नहीं किया, लेकिन मैंने अपनी शक्ति को 9 सितारा सिल्वर एलीट के शिखर पर दिखाया। मैंने इसे अपडेट किया क्योंकि मैं मिल्फ्रेड को छोड़ने के बेहतर मौके चाहता हूं। हालांकि मुझे एक खतरनाक मिशन मिलने की बहुत संभावना होगी, मेरे पास ऐसा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। हर चीज में कुछ अच्छा और कुछ बुरा था। ये 2 काम करने के बाद मैं गिल्ड के उस खास सेक्शन में पहुंच गया हूं, जहां पहले मुझे जाने की अनुमति नहीं थी। यहां सिर्फ अधिकारी ही जा सकते थे, और अब मैं अधिकारी हूं, इसलिए मुझे भी वहां जाने की अनुमति है। यहां पहली चीज जो मैंने की, वह थी रहस्यवादी विधि के दूसरे स्तर के लिए आवश्यक सभी सामग्री खरीदना। हालांकि मैं अभी भी इसका अभ्यास करने से बहुत दूर हूं, फिर भी मुझे अपने हाथ में सभी सामग्रियां रखना पसंद है, और चूंकि मेरे पास बहुत सारा पैसा है, इसलिए मैंने सबसे अच्छी चीजें खरीदी। जब औसत सामग्री भी ठीक होती, तो सर्वोत्तम सामग्री खरीदने का एक और कारण है, और वह है मेरा टॉवर, क्योंकि यह ग्रे ऊर्जा को डार्क ग्रे ऊर्जा में परिष्कृत कर सकता है। रूनिक लिली ने अतिरिक्त भार वहन किया। हालांकि अब तक इसने डार्क ग्रे एनर्जी का कोई तनाव नहीं दिखाया है। यह नहीं कहा जा सकता कि यह भविष्य में काम नहीं करेगा। मैं मिस्टिक मेथड के दूसरे स्तर से पहले टॉवर के दूसरे स्तर पर पहुंच सकता हूं, और उस समय ग्रे एनर्जी और भी अधिक होगी और रूनिक लिली पर बहुत अधिक दबाव डालेगी। यही कारण है कि मैं रहस्यवादी विधि के दूसरे स्तर तक पहले पहुंचने का प्रयास करूंगा, ताकि मैं बेहतर सामग्रियों को सुदृढ़ कर सकूं। रहस्यवादी विधि परिष्कृत ऊर्जा का भार वहन करने में सक्षम होगी। मैंने मिस्टिक मेथड के दूसरे लेवल के लिए ही नहीं, बल्कि तीसरे लेवल के लिए भी सामान लाया है। हालांकि तीसरे लेवल के लिए जरूरी सामान उच्च स्तर का है, लेकिन मैं उनमें से कुछ ही खरीद पाया, जबकि बाकी के लिए मुझे गोल्डन एलीट बनने तक इंतजार करना होगा। मिस्टिक मेथड के लिए सामग्री खरीदने के बाद मैंने ताकत बढ़ाने वाली औषधि के लिए सामग्री खरीदना शुरू कर दिया। हालांकि मेरे पास पहले से ही मुख्य सामग्री और कुछ वैकल्पिक सामग्री है, फिर भी मुझे बहुत सी सामग्री की जरूरत है। अगर मैं येलो थॉर्न पीच से अधिकतम लाभ प्राप्त करना चाहता हूं, तो मुझे सभी सामग्रियों की आवश्यकता होगी। हालांकि यह मुझे गोल्डन एलीट नहीं बना सकता, लेकिन मेरी बड़ी ताकत के मार्जिन को बढ़ाना इसके लिए कोई समस्या नहीं होगी।
जड़ी बूटी खरीदने के बाद मैं कारीगरों के हॉल में गया जहां मैंने एक कलाकृति का निर्माण करवाया जो पर्याप्त रूप से उपयोगी हो सकती थी। मैंने उन्हें उन सभी रूनिक संरचनाओं के बारे में बताया जिन्हें मैं कलाकृति में शामिल करना चाहता था और यह कैसे दिखना चाहिए और इसका आकार क्या होगा। मैंने जो भी मांगे की हैं उन्होंने प्राकृतिक क्रिस्टल के भुगतान से इनकार कर दिया है जिसकी मुझे उम्मीद थी। जिस स्तर के जादू के साथ मैं आर्टिफैक्ट पर कमीशन कर रहा हूं, उसकी कठिनाई और उसका मूल्य खगोलीय है। freewebandsigmawell.com। इसलिए मैंने उन्हें ब्लैक ग्रेड ओरिजिनल वाटर से भुगतान किया जो मेरे पास भारी मात्रा में है। मैंने इतने सारे उच्च स्तरीय ग्रिम राक्षसों को मार दिया है कि मेरे पास भारी मात्रा में ओरिजिनल वाटर जमा हो गया है। इसलिए आर्टिफैक्ट के लिए कुछ भुगतान करना कोई बड़ी समस्या नहीं है। इसलिए मैंने गिल्ड छोड़ने से पहले ओरिजिन वाटर में भुगतान कर दिया। शिल्पकार ने कहा कि आर्टिफैक्ट 1 सप्ताह में तैयार हो जाएगा और मैं इसे पाने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। रूनिक एरे की सहायता से संवेदी मॉड्यूलेटिंग पत्थरों की शक्ति निश्चित रूप से बढ़ जाएगी। अंत में घर पर मैंने अपने अपार्टमेंट में प्रवेश करते हुए कहा, काफी समय हो गया है। मुझे ये सुरक्षा महसूस हुई है। घर की सुरक्षा में जो आराम मिल सकता है वह बाहर नहीं मिल सकता, चाहे घर की सुरक्षा व्यवस्था कितनी भी मजबूत क्यों न हो। घर में प्रवेश करने के बाद सबसे पहले मैंने स्नान किया और सुबह का बचा हुआ खाना खाया और फिर गर्म बिस्तर पर सो गया। जब मैं उठा तो शाम हो चुकी थी, लेकिन मेरा बिस्तर पहले की तरह खाली था। मुझे पता है कि रेचल कल वापस आ जाएगी, लेकिन मैं अभी भी यह आशा करने से खुद को नहीं रोक पा रहा हूं कि वह जल्दी वापस आ जाएगी। मुझे उसकी याद आ रही है। निराश होकर मैं उठी और खाना बनाने से पहले फ्रेश हुई। चूंकि मेरे पास दुनिया का सारा समय है, इसलिए मैंने हमेशा की तरह जल्दबाजी में खाना नहीं बनाया, बल्कि इसे बनाने में अपना समय लिया। चलो हम खाते हैं, मैंने एशलिन से कहा, और हम दोनों तब तक खाते रहे जब तक कि हमारे पेट फूलने नहीं लगे। खाने के बाद मैं ट्रेनिंग हॉल में गया और रिंग्स खोलना शुरू किया। एशलिन और मैंने बहुत सारे ग्रिम मॉन्स्टर्स को मार डाला। उनसे मुझे कई स्टोरेज रिंग्स मिली हैं। हालांकि मैंने अपने खाली समय का हर पल स्टोरेज को छांटने में बिताया है, फिर भी कई स्टोरेज हैं जिन्हें छांटना बाकी है। जैसे ही मैंने उन्हें खोला, मुझे उनके अंदर कई दुर्लभ चीजें मिली। उनमें से अधिकांश ज्ञात थी, लेकिन उनमें से कुछ मेरे लिए पूरी तरह से अज्ञात थी, जिन्हें मैंने अज्ञात शेल्फ पर रखा था। जब राहेल आएगी तो मैं सभी को बाहर निकाल दूंगा। यद्यपि उसे विरासत में न केवल शक्तियां प्राप्त हुई थीं, बल्कि ज्ञान भी मिला था, और जो ज्ञान उसे प्राप्त हुआ था वह ज्ञान क्रिस्टलों से मुझे मिले ज्ञान से कहीं अधिक व्यर्थ था। फिर भी मुझे विश्वास है कि वह इनमें से अधिकांश चीजों को पहचानने में सक्षम होगी। मेरी आत्मिक ऊर्जा बढ़ने के साथ ही छल्ले खोलने की मेरी गति भी बढ़ जाती है। यदि कोई मेरे भंडारण छल्ले के अंदर देखेगा तो उसे हर सेकंड सैकड़ों चीजें अलग अलग शेल्फों की ओर उड़ती हुई दिखाई देंगी। मैंने पूरे 3 घंटे तक भंडारण रिंगों को छांटने में बिताया, लेकिन अभी भी उनका काम पूरा नहीं हुआ था। इसलिए मैंने उन्हें कल के लिए छोड़ दिया, क्योंकि मैंने ऊर्जा को परिष्कृत करना शुरू कर दिया था। जब मैंने पहली बार मिस्टिक मेथड का अभ्यास किया था तो मेरे पास केवल 9 यूनिट ऊर्जा थी। रूनिक लिली पर 6 और रिसीव में 3, और अब शरीर और आत्मा की ऊर्जा की ताकत के साथ अब मेरे पास इसके साथ अतिरिक्त स्लॉट है। मैं मिस्टिक मेथड से 10 हमले कर सकता हूं। एक इकाई की वृद्धि छोटी लग सकती है, लेकिन ये बहुत बड़ी है और युद्ध में जीवन और मृत्यु को प्रभावित कर सकती है। जब मैंने रिफाइनिंग पूरी कर ली तो मैंने तीनों विधियों का एक साथ अभ्यास करना शुरू कर दिया। जब मैं गार्डन में था तो मैं बॉडी क्लींजिंग तकनीक के छठे मूव की दूसरी मुद्रा तक पहुंचने में सक्षम था, लेकिन जैसे ही मैं बाहर आया और अभ्यास किया, मैं एक ही सत्र में 5वें मूव तक पहुंचने में सक्षम हो गया। ये सिर्फ बॉडी क्लीनिंग तकनीक ही नहीं है, बल्कि सुप्रीम कॉम्बैट एक्सरसाइज भी है। मैं इसके 5 और मूव्स भी कर पाया। ऐसा इसलिए नहीं हुआ कि ये तरीके आसान हो गए हैं, बल्कि इसलिए हुआ क्योंकि दबाव नहीं था। गार्डन में बहुत दबाव था, इसलिए जब मैं बाहर आया तो दबाव की कमी के कारण अभ्यास आसान हो गया था, और मैंने एक ही बार में 2 परतों को तोड़ दिया, लेकिन बस इतना ही। प्रगति के उस तेज दौर के बाद सब कुछ फिर से कठिन हो गया है, और अगर मुझे अब प्रगति करनी है तो मुझे निरंतरता बनाए रखनी होगी और धीरे धीरे सुधार करना होगा। मैं तीनों तरीकों का तब तक अभ्यास करता हूं जब तक कि मैं और नहीं कर पाता और फर्श पर गिर जाता हूं। ऐसा करने के बाद मैंने 15 मिनट आराम किया और अपनी तलवार से अभ्यास करना शुरू कर दिया। तलवार का वजन अब 600 किलोग्राम हो गया है। पहले तो मुझे वजन से काफी परेशानी हुई, लेकिन जैसे जैसे मैं नियमित रूप से इससे लड़ने लगा, मैंने वजन बढ़ाने से पहले जो स्थिरता खो दी थी उसे वापस पाना शुरू कर दिया।
मैंने इसका अभ्यास तब तक किया जब तक कि मैं पूरी तरह थक नहीं गया, फिर मैंने इसे अपने स्टोरेज में वापस रख दिया और अपने कमरे की ओर चल दिया। वहां मैंने नहाया और सिर्फ अंडरवियर में अपने बिस्तर पर लेट गया और 1 सेकंड में ही सो गया। रात में किसी समय मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई गर्म शरीर मुझसे लिपटा हुआ है, और मैं भी अनजाने में ही उसके साथ लिपट गई, और मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। जब मैंने अपनी आंखें खोली तो पाया कि रेचल मेरे बगल में सो रही थी। ये देखकर मेरे दिल में खुशी की लहर दौड़ गई और मैंने उसके होठों पर धीरे से किस कर लिया। आमतौर पर रेचल जवाब देती है, लेकिन अब वह गहरी नींद में थी, उसके होठों पर हल्की मुस्कान के अलावा उसकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। मैंने उसके होठों पर एक और चुंबन दिया और फिर बिना कोई आवाज किए धीरे से बिस्तर से बाहर निकल गया। मैंने खुद को तरोताजा किया और उसके बाद मैं नाश्ता बनाने के लिए रसोई में चला गया। मैं चाहता था कि आज का नाश्ता बढ़िया हो, इसलिए मैंने अपनी चेतना को रिंग में फैलाया और उन सामग्रियों की तलाश शुरू कर दी जो नाश्ते को बढ़िया बना सकें। मेरे स्टोरेज में खाने की सभी तरह की सामग्री से भरी अलमारियों की लगभग सैकड़ों पंक्तियां हैं। ग्रिम मॉन्स्टर्स के स्टोरेज में बहुत ज्यादा सामान है, कुछ छोटे छोटे हिस्सों को छोड़कर ज्यादातर सामान हमारे काम का है। इसलिए मैंने अलमारियों को उस सिस्टम के अनुसार रखा जो मैंने पढ़ा था, और अब मेरे स्टोरेज में पूरा सुपरमार्केट है जिसमें सचमुच सब कुछ था। मेरी चेतना खाना पकाने की सामग्री की ओर उड़ गई, और हर कुछ सेकंड में कुछ सामान टोकरी में उड़ जाता। मैं एक बार ऐसा कर सकता था और बाहर निकल सकता था, लेकिन मुझे ये खरीदारी का अनुभव बहुत पसंद था जहां मैं टोकरी में सामान रखने से पहले अलमारियों और सामग्री को देखता था। कुछ मिनट बाद मैंने अपने निजी सुपरमार्केट से खरीदारी पूरी कर ली और अब मेरे सामने सामग्री से भरी एक टोकरी थी जिससे बहुत स्वादिष्ट नाश्ता बनाया जा सकता था। मैंने एक के बाद एक सामग्री ली और नाश्ता बनाने के लिए उसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। एक से ज्यादा बार और नाश्ता आखिरकार तैयार हो गया। लिविंग रूम में जाने से पहले मैंने एशलिन को उसकी प्लेट परोसी। आमतौर पर मैं एशलिन के साथ ही खाना खाता था, लेकिन जब रेचल मौजूद थी तो मैंने उसके साथ ही खाना खाया। मैंने एशलिन को इंतजार करने के लिए कहा था, लेकिन हमेशा की तरह जब भी उसके सामने खाना होता है तो वह खाने में समय बर्बाद नहीं करती। मैं लिविंग रूम में सोफे पर बैठ गया और समाचार पढ़ने के लिए अपना होलोवॉच खोला। मैं आमतौर पर शहर वापस आने पर समाचार पढ़ता हूं, लेकिन कल मेरा मूड बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। जैसे ही मैंने न्यूज़ पोर्टल खोला, मुझे वह खबर मिल गई जिसकी मुझे तलाश थी। जब मैं कल गिल्ड में दाखिल हुआ तो मैंने देखा कि लगभग सभी लोग इन दो चीज़ों और एक चीज़ के बारे में बात कर रहे थे जिससे मैंने संपर्क किया था। यह एक खबर दूसरों के लिए चौंकाने वाली हो सकती है, लेकिन मेरे लिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मुझे उम्मीद थी कि ऐसा कुछ होगा। ये राहेल की बहन और 3 अन्य लोगों से संबंधित है। उन्होंने अपनी विरासत को जगाया था और पूरे शहर में उस विशाल दमनकारी भावना को भेजा था। मिल्फ्रेड से सिर्फ एक ही चीज अलग है कि यहाँ ये सिर्फ एक बार फैला, जबकि वहाँ 1 घंटे में 4 बार फैला। इसने वहाँ के निवासियों को पूरी तरह डरा दिया था और शहर को स्थिर करने में पूरे 3 दिन लग गए थे। एक और खबर है जो चर्चा में है, और जब मैंने कल दूसरों के मुंह से यह सुना तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि मैंने क्या सुना, लेकिन अब जब मैं इसे पढ़ रहा हूं और क्लिप्स और इमेजेस देख रहा हूं तो मुझे विश्वास हो गया कि यह अजीब बात घटित हुई थी। रेवन सिटी में 100 मंजिला विशाल इमारत ग्रेड 3 मन क्रिस्टल ऑफ फायर एट्रीब्यूट और आइस एट्रीब्यूट में बदल गई थी। जब कोई इसे देखता है तो वह एक विशाल इमारत होगी जो चमकदार लाल क्रिस्टल बनाती है, जिसमें ऐसा लगता है कि उनमें आग जल रही है, और बर्फ के क्रिस्टल जो ये एहसास दिलाते हैं कि उनके अंदर बर्फ का तूफान है। पूरी इमारत ग्रेड 3 मैना क्रिस्टल में बदल गई थी। मैंने ग्रिम मॉन्स्टर्स से जो मैना क्रिस्टल इकट्ठा किए हैं वे ग्रेड 1 मैना क्रिस्टल हैं। ग्रेड 2 मैना ग्रेड 1 मैना क्रिस्टल से 1000 गुना ज्यादा कीमती है, और ग्रेड 3 मैना क्रिस्टल ग्रेड 2 से 1000 गुना ज्यादा कीमती है। अतः कोई भी इस भवन के मूल्य की कल्पना कर सकता है। अभी तक उन्होंने ये निर्णय नहीं लिया है कि भवन के साथ क्या किया जाए, लेकिन 2 मुख्य प्रस्ताव हैं जिन पर वे विचार कर रहे हैं। एक प्रस्ताव में कहा गया कि इसे ध्वस्त कर दिया जाए और मन क्रिस्टल का उपयोग शहर के कल्याण के लिए किया जाए, क्योंकि इतने क्रिस्टल शहर को युद्ध क्षेत्र के शहरों के स्तर तक विकसित करने के लिए पर्याप्त हैं, और दूसरा प्रस्ताव इसे पर्यटन स्थल में परिवर्तित करने का है। ऐसी विचित्र चीज ध्यान आकर्षित करती है, और वह है लाखों लोग इसे देखने के लिए शहर की ओर जा रहे हैं। पर्यटन इतना बढ़ गया है कि शहर ने पर्यटकों की संख्या सीमित करना शुरू कर दिया है और शहर में घूमने के लिए आने वाले लोगों से शुल्क भी लेना शुरू कर दिया है। जब मैंने पढ़ा कि इस अजीब दुर्घटना में कोई हताहत नहीं हुआ क्योंकि यह एकाएक नहीं हुआ, तो मेरी अभिव्यक्ति थोड़ी नर्म हो गई।
इमारत को पूरी तरह से जमने में मुझे 3 दिन लगे, इससे लोगों को बाहर निकलने के लिए पर्याप्त समय मिल गया। मैंने इस अजीब दुर्घटना का कारण ढूंढा, लेकिन मुझे कोई कारण नहीं मिला। ऐसा कहा जाता है कि जब बर्फ और आग की आभा पहली बार इमारत के चारों ओर फैलनी शुरू हुई, तो एडवेंचर्स पैराडाइज का सुपर पावरहाउस बाहर आ गया और उसने पूरी इमारत को सील कर दिया और खुद उसकी रक्षा की। ऐसा कहा जाता है कि एक दिन के भीतर अन्य शहरों से अधिक महाशक्तियां रेवन शहर में आ गईं। उन्होंने इमारत की रखवाली की, और जब 3 दिन बाद ये घटना हुई और इमारत पूरी तरह से क्रिस्टलीकृत हो गई, तो यह महाशक्तियां अंदर घुस गईं और 2 चरणीय बक्से बाहर लाए, जिनके अंदर 2 धुंधले मानव आकृतियां देखी जा सकती थीं। हालांकि रेवन शहर ने एक सुपर पावरहाउस द्वारा इमारत से बाहर लाए गए 2 धुंधले छायाचित्रों की खबर को रोकने के लिए हर संभव प्रयास किया, लेकिन वे ऐसा करने में सक्षम नहीं थे। ऐसी सनसनीखेज चीजों को रोकना वास्तव में कठिन है। मैंने जुड़वां बच्चों को खबर के बारे में सीधे सुनने के लिए फोन किया क्योंकि वे रेवन सिटी में तैनात हैं, लेकिन मुझे उनसे कोई जवाब नहीं मिला। जुड़वां बच्चे पहुंच से बाहर हैं। लियो और राहेल भी नहीं मिल पा रहे हैं, जो उनके साथ उसी शहर में हैं। वे बाहर गए होंगे, मैंने सोचा, और उनके पास एक छोटा सा संदेश छोड़ने के बाद होलोवॉच की खिड़की बंद कर दी। मैंने उनके फोन न उठाने के कारण के बारे में नहीं सोचा। लोग मिशन के लिए बाहर जाते हैं, जिसमें कई सप्ताह या 1 महीने का समय लग सकता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि उन्हें किस तरह का मिशन मिला है। मैंने उन्हें पहले ही एक संदेश छोड़ दिया है, जब वे वापस आएंगे तो वे आपको फोन करेंगे। समाचार पढ़ने के बाद मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी चेतना को अपने भंडारण वलय में डुबो दिया और अपने द्वारा एकत्रित ग्रिम राक्षसों के भंडारण स्थान को छांटना शुरू कर दिया। उनमें से बहुत सारे हैं, और मुझे अंदर सभी सामान को छांटने में कुछ समय बिताना होगा, लेकिन मैं परेशान नहीं हूं क्योंकि यह उन चीजों में से एक है जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। मेरे लिए प्रत्येक स्टोर एक खजाने की छाती है जो बहुत सारी अलग अलग चीजें लाएगा, और अगर मैं भाग्यशाली हूं तो मुझे कुछ दुर्लभ और कीमती चीजें मिल सकती हैं जिनकी मुझे जरूरत थी। जैसे जैसे मैं भंडारण खोलता जाता हूं, समय बीतता जाता है। कुछ समय के लिए मेरे चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मुझे ग्रिम मॉन्स्टर के भंडारण में कुछ बहुत ही दुर्लभ चीज मिल जाती है। यह एकदम सही चीज है। यह अभी मेरे लिए बहुत उपयोगी नहीं है, लेकिन भविष्य में यह उपयोगी होगी। जैसे जैसे मैं स्टोरेज को छांटता रहा, मुझे कई दिलचस्प चीजें मिलती रहीं, लेकिन वे सभी उतनी रोमांचक नहीं थीं जितनी वह चीज जो मुझे पहले मिली थी। मैं सामान छांट रहा था, तभी मुझे कदमों की आवाज सुनाई दी। जब मैंने अपनी आंखें खोली और पीछे देखा, मैंने देखा कि रेचल मेरी तरफ आ रही है। उसने हमेशा की तरह अलग तरह के नाइटवियर पहने हुए हैं, जिससे कल्पना करने के लिए बहुत कम जगह बची है। मुझे किस करो, मैंने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला ही था कि उसने मुझे बीच में ही रोक दिया और मेरी गोद में बैठ गई, और अगले ही पल हम दोनों एक दूसरे को चूमने लगे, जैसे कि हमारी जिंदगी इसी पर निर्भर करती हो। रेचल हमेशा आक्रामक होती है जब बात अपनी इच्छा की आती है, लेकिन आज वह कुछ ज्यादा ही आक्रामक है। उसके चुंबन में न केवल अतिरिक्त स्थिरता है, बल्कि याद का एहसास भी है। ऐसा लगता है जैसे वह अपने अंदर मेरी एक याद उकेरना चाहती है। यही कारण है कि जब से हमने चुंबन शुरू किया है, उसके हाथ कभी एक जगह नहीं रहते, वे मेरे शरीर पर हर जगह घूमते रहते हैं। एक समय ऐसा आया जब हम दोनों अर्धनग्न हो गए। उसने मेरी शर्ट निकाल दी जबकि मैंने उसके जीने कपड़े पहन लिए। वह अधोवस्त्र में एक देवी की तरह लग रही थी कि मैं उसके हर अंग की पूजा करना चाहता था। वह इतनी आकर्षक थी कि मैं उसमें खो जाना चाहता था। वह क्या था? मैंने रेचल से पूछा जो मेरे नीचे सोफे पर बैठी थी। कुछ नहीं, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, उसने मुस्कुराते हुए कहा। मैं महसूस कर सकता था कि वह उस मुस्कान में कुछ छिपा रही है, लेकिन मैंने उससे पूछने की परवाह नहीं की। जब उसे मेरी जरूरत होगी तो वह मुझे बता देगी। क्या तुम आज मेरे साथ डेट पर चलोगी? मैंने अचानक पूछा, जिससे मैं और वह दोनों चौंक गए, क्योंकि जब भी मैंने डेट की योजना बनाई थी, कुछ न कुछ हुआ था। इस बार मैंने बिना कोई योजना बनाए ही अचानक उससे पूछ लिया था। उसके चेहरे पर आश्चर्य 1 सेकंड से भी कम समय तक रहा, फिर वह एक पूर्ण मुस्कान में बदल गया, जो उस सूरज की तरह चमकदार लग रही थी जिसे मैं अनंत काल तक निहारते रहना चाहता था। मैं काफी समय से तुम्हारे इस सवाल का इंतजार कर रही थी, उसने खुशी जाहिर करते हुए कहा। तो क्या तुम मेरे साथ डेट पर जाओगी? मैंने फिर से पूछा। मैं चाहता था कि वह मौखिक रूप से हाँ कहे। बेशक, मैं तुम्हारे साथ डेट पर जाऊंगी, उसने कहा और चूमने के लिए अपना मुंह ऊपर उठाया। अंततः हमने भावुक मेकअप के एक और दौर के साथ अपने मुंह अलग कर लिए, लेकिन इस बार हमारी स्थिति बदल गई है।
अब मैं नीचे हूं और वह एक देवी की तरह मेरे ऊपर है। चलो नाश्ता करते हैं, मैंने कहा। उसने सिर हिलाया और मुझे बुला लिया। मैंने अपनी टी शर्ट को उठाया जो फर्श पर गिर गई थी, जबकि उसने अपने कपड़ों की पतली परत पहन ली जिसे मैंने अनदेखा कर दिया था। मैंने जल्दी से एक टेबल लगाए और रेचल के साथ नाश्ता करना शुरू कर दिया। खाते समय हमने अपने मिशन के बारे में बात की। बातचीत करते समय मुझे फिर से यह महसूस हुआ कि रेचल कुछ छिपा रही है, जिसे मैंने फिर से ज्यादा बड़ी बात नहीं समझा। मुझे मारियाना हिल्स में अद्भुत चीजें मिली हैं, मैंने कहा। वह क्या है? उसने तुरंत जिज्ञासा से भरी आवाज में पूछा। तुम्हें शाम को पता चल जाएगा, मैंने चिढ़ाते हुए कहा, जिस पर उसने मुझे घूर कर देखा। ठीक है, उस चीज को कल तक इंतजार करना होगा। उसने अपनी प्लेट को देखते हुए कहा। क्यों? मैंने पूछा। मैंने आपके जन्मदिन के लिए एक उपहार तैयार किया था, लेकिन मैंने इसे कभी आपको नहीं दिया। अब जब आप मुझे डेट पर ले जा रहे हैं, तो आपको वह उपहार देने का ये सही समय है, उसने कहा। और इस बार उसने सीधे मेरी आंखों में देखा और जो रहस्यमय प्रकाश में चमकती हुई लग रही थी। क्या है? मैंने पूछा। मैं ये सवाल नहीं पूछना चाहता क्योंकि मुझे पता है कि वह मुझे नहीं बताएगी, लेकिन फिर भी मैं उसकी आंखों में अजीब चमक देखकर खुद को नियंत्रित कर सका। मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी कि यह क्या है, लेकिन मैं तुम्हारे दिमाग को पूरी तरह से उड़ा दूंगी, उसने अपने अंदर एक रहस्यमयी चमक के साथ कहा। अब मैं जानना चाहती हूं कि यह क्या है, लेकिन इस बार मैंने खुद पर नियंत्रण रखा क्योंकि मुझे पता था कि उससे पूछना व्यर्थ होगा। 1 घंटे में तैयार हो जाओ, हम 1 घंटे में निकलेंगे, मैंने रेचल से कहा जब हमने नाश्ता समाप्त किया और अपने कमरे की ओर चल पड़े। मुझे 1 घंटे में बहुत कुछ करना है, देखना है कि कहाँ जाना है, आरक्षण करवाना है और अन्य काम। सिर्फ 1 घंटे में सबसे अच्छी डेट की योजना बनाना मुश्किल है। भगवान का शुक्र है कि मैंने पहले ही आधी तैयारी पूरी कर ली है। मैंने मिल्फ्रेड में स्थानों पर काफी शोध किया था और जब मैंने कई असफल तिथियों की योजना बनाई थी, इसलिए मैंने इन सभी तिथियों की योजना बनाई और उन्हें ध्यान से देखना शुरू किया और उन्हें 2 विंडो में जोड़ना शुरू किया, जो मेरी वर्तमान योजना की एक विंडो है। मैं अपना सिर हिलाकर उन विचारों को कूड़ेदान में फेंकने से पहले कई चीजों को एक नई विंडो में खींचता रहता हूँ। कभी कभी मैं उन विचारों के कूड़ेदान को फिर से विंडो से बाहर भी निकाल देता हूँ। मैं रेचेल को एक बेहतरीन डेट पर ले जाना चाहता हूँ, सबसे अच्छी डेट जिस पर वह पहले गई हो, इसलिए मैं हर चीज के बारे में 100 बार सोचता हूँ और फिर देखता हूँ कि क्या यह मेरी योजना के अनुसार अन्य चीजों के साथ संगत है। अंततः 45 मिनट के बाद मैंने 4 गतिविधियों पर निर्णय लिया, जिनमें से 2 दोपहर का भोजन और रात्रि भोजन थी, जबकि अन्य 2 ऐसी चीजें थीं जिनके बारे में मैंने बहुत विचार विमर्श के बाद निर्णय लिया था। मैं इसमें और भी चीजें जोड़ सकती थी, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि इससे पूरी डेट जल्दबाजी में बीत जाती और एक दूसरे की संगति और हर चीज का आनंद लेने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पाता। योजना पूरी करने के बाद मैंने आरक्षण कराया, जो कि कराना बहुत कठिन था, लेकिन मैंने ऐसा प्रस्ताव देकर ऐसा किया कि वे मना नहीं कर सके। आप देखो, जब मैं अपने कमरे से बाहर आया और रेचल को देखा, तो मैं अचंभित रह गया। मैं बस एक बेवकूफ की तरह देखता रहा और जब मैंने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन कुछ शब्दों के बाद रुक गया क्योंकि उसका वर्णन करने के लिए कोई सही शब्द नहीं थे। उसने एक सफेद स्पगेटी टॉप और काले रंग की मिनी फ्लेयर स्कर्ट पहन रखी है, जिसमें उसकी सुडौल जांघें और जांघ तक के जूते दिख रहे हैं। इससे वह एक ऐसी जादूगरनी लग रही है कि मेरे पास अपनी बात कहने के लिए शब्द नहीं है और मैं उसे केवल चूमकर बता सकता हूं कि मैं क्या कहना चाहता हूं। ऐसा लग रहा था जैसे वह मेरी भावना को समझ रही थी। जब उसने अपनी बाहें मेरे गले में डाल दी और हम एक दूसरे को चूमने लगे, हमने कुछ देर तक एक दूसरे को चूमा, फिर हमने एक दूसरे को छोड़ दिया। चलो चलें, मैंने कहा और अपना हाथ उसके हाथ में पकड़ा और लिफ्ट की ओर चल पड़ा। मैंने अपनी तरफ से पूरी योजना बना ली थी। मुझे उम्मीद थी कि उसे यह पसंद आएगा। मुझे मेरे जीवन की सबसे अच्छी डेट पर ले जाने के लिए धन्यवाद। जब हम शहर के सबसे बड़े फव्वारे के सामने खड़े थे, तो रेचेल ने कहा, अभी शाम हो चुकी है और हम गार्डन में टहल रहे हैं और अपने बारे में बातें कर रहे हैं। मैंने उसके साथ अपनी कई अच्छी, बुरी और गुप्त यादें शेयर की जो मैंने कभी किसी से शेयर नहीं की थी। वह बस चुपचाप सुनती रही और बीच बीच में जवाब भी देती रही, लेकिन ज्यादातर समय वह चेहरे पर प्रसन्न मुस्कान के साथ सुनती रही। मुझे खुशी है कि आपको ये पसंद आया, मैंने कहा। जैसे ही मैं फव्वारे के करीब गया, वहां पृष्ठभूमि में मधुर संगीत के साथ विशाल जल शो चल रहा था। ये बहुत रोमांटिक लग रहा था और शायद यही कारण है कि वहां इतने सारे जोड़े थे। ये सुंदर है ना? कुछ देर बाद रेचेल ने कहा, हाँ, ये सुंदर है।
मैंने कहा, ये जल शो अब तक का सबसे अच्छा शो है, और हवा में पानी की हजारों फुहारें उड़ती देखकर कोई भी व्यक्ति स्वतः ही शांति महसूस करेगा। ये सुंदर है, लेकिन ये लंबे समय तक नहीं रहेगा। जब इसका समय आएगा तो ये बंद हो जाएगा। राहेल ने उदास होकर कहा। अगर मैं अभी राहेल को देख रहा होता तो मैं पाता कि उसकी आंखें चमक रही हैं और वह दूर की बात कर रही है, जैसे कि वह किसी और चीज के बारे में बात कर रही हो। हालांकि यह जल्दी ही खत्म हो जाएगा, लेकिन कल फिर से शुरू होगा। अगर तुम चाहो तो हम कल फिर से पानी का शो देखने आ सकते हैं। मैंने कहा, यह देखकर कि वह पानी के शो के खत्म होने से दुखी हो रही है। हाँ, मुझे ये बहुत पसंद आएगा। रेचल ने कहा। मुझे आवाज में कुछ अलग सा महसूस हुआ, लेकिन मैंने ज्यादा नहीं सोचा और पानी के शो को देखता रहा जो अपने अंतिम चरण पर आ चुका था। अगर मैंने रेचल के चेहरे को देखा होता तो मुझे लगता कि उसके चेहरे पर एक शांतिपूर्ण मुस्कान है। उसकी आंखों में छिपी सभी जटिल भावनाएं गायब हो गई हैं। ऐसा लगता है जैसे उसे उस समस्या का उत्तर मिल गया है जो उसे इतने समय से परेशान कर रही थी। 10 मिनट बाद जल शो समाप्त हो गया और हम बगीचे से बाहर चले गए। हमारा अपार्टमेंट गार्डन से थोड़ा दूर है, लेकिन फिर भी हमने वहां तक उड़ने के बजाय धीरे धीरे चलकर जाने का निर्णय लिया। मुझे रेचल के साथ समय बिताकर बहुत खुशी हुई। मुझे पहले डेट के लिए और अधिक प्रयास करने चाहिए थे। खैर, मैं अतीत को नहीं बदल सकता, लेकिन भविष्य में मुझे रेचल को और अधिक डेट पर ले जाना चाहिए, और मैंने पहले ही तय कर लिया था कि कुछ दिनों में उसे दूसरी डेट पर ले जाऊंगा। हमें 1.5 घंटे का समय लगा, लेकिन अंततः हम अपने अपार्टमेंट में पहुंच गए, और जैसे ही हम पहुंचे मेरे अंदर उत्साह बढ़ने लगा क्योंकि रेचल ने कहा था कि वह मुझे ऐसा उपहार देगी जो मुझे आश्चर्यचकित कर देगा। मैंने तुम्हारे लिए जो उपहार तैयार किया है उसे पैक करने का समय नहीं मिला है। आधे घंटे बाद मेरे कमरे में आना, तब तक मैं पैकिंग का काम पूरा कर लूंगी, रेचल ने कहा जब हम अपने अपार्टमेंट में दाखिल हुए। पैकेज पर समय बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है, बस इसे मुझे दे दो, मैंने कहा और उपहार के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। इस पर उसने बस अपना सिर हिला दिया। पैकेजिंग जरूरी है, जब तुम अपना उपहार देखोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा, रेचल ने रहस्यमय तरीके से कहा, और इससे पहले कि मैं उससे कुछ कह पाता वह अपने कमरे में चली गई। मैं उसके व्यवहार को देखकर अपना सिर हिलाने से खुद को नहीं रोक सका। कभी कभी रेचल अपने काम करने के तरीके को लेकर बहुत जिद्दी हो जाती है। ये देखते हुए कि मेरे पास समय बिताने के लिए आधा घंटा है, मैं अपने कमरे में चला गया। लिविंग रूम में वापस आने से पहले फ्रेश हुआ और स्टोरेज को छांटना शुरू कर दिया। यहाँ बहुत सारी अंगूठियां हैं, इसलिए मुझे उन्हें छांटने में कई घंटे बिताने पड़ेंगे। टिंग, मैं छांटने में व्यस्त था जब मैंने अपनी होलोवॉच की आवाज सुनी। मैंने अपनी आंखें खोली और होलोवॉच के ऊपर तैरता हुआ संदेश देखा। ये रेचल की ओर से था और कह रहा था कि मुझे उसके कमरे में आना चाहिए। ये देखकर मैं उत्साह से उठ गया और लगभग रेचल के कमरे की ओर भागा, ये सोचते हुए कि आखिर ऐसा क्या हो सकता है कि रेचल को काम पूरा करने में आधा घंटा लग गया। क्लिक करें। मैं उत्साह से दरवाजा खोलता हूं और अंदर कदम रखने ही वाला होता हूं कि मेरी नज़र बिस्तर पर पड़ती है और मैं रुक जाता हूं। बिस्तर पर जो दृश्य था उसे देखकर मैं पूरी तरह से स्तब्ध रह जाता हूं। यह एक ऐसा दृश्य है जिसे मैं जब तक जीवित रहूंगा कभी नहीं भूल पाऊंगा और यह हमेशा मेरी यादों में अंकित रहेगा। क्या तुम्हें अपना उपहार पसंद आया? मैंने रेचल की आवाज सुनी जिसने मुझे मेरी स्तब्धता से बाहर निकाला। मैंने तुरंत दरवाजा बंद किया और अंदर चला गया। मेरी आंखें बिस्तर पर लेटी देवी पर से हटी नहीं रही थीं। मुझे मेरा उपहार बहुत पसंद है, बिस्तर पर पहुंचते ही मैंने हौंफते हुए कहा। बिस्तर पर रेचल एक जादूगरनी की तरह लेटी हुई है। उसने लाल साटन रिबन के अलावा कुछ भी नहीं पहना है। साटन रिबन उसके शरीर के चारों ओर लिपटा हुआ है, जो उसके हर आकर्षक अंग को पूरी तरह से ढक रहा है। अगर मैं इसे देखना चाहता हूं तो मुझे रिबन को खोलना होगा। क्या मैं अपना उपहार खोल सकता हूं? मैंने धीरे से पूछा। मेरा सिर पहले की तरह धड़क रहा था। जीवन और मृत्यु की लड़ाई में भी मेरा दिल इतनी तेजी से नहीं धड़का था जितना कि अभी धड़क रहा है जब मैंने देखा कि रेचल रिबन में लिपटी हुई है। ये तुम्हारा उपहार है, रेचल ने साहपूर्वक कहा, लेकिन मैं देख सकता था कि उसकी आंखों में घबराहट का भाव था। ये हम दोनों के लिए एक बड़ा कदम है। आज रात के बाद हमारा रिश्ता पूरी तरह से एक नए स्तर पर पहुंच जाएगा। मैंने धीरे से अपने हाथों को रिबन के केंद्र की ओर उठाया, जो कि मेरे द्वारा देखे गए दो सबसे अद्भुत ग्लोब के बीच में स्थित छाती का केंद्र है, और मैंने धीरे से अपने हाथों को उस ओर बढ़ाया।
फरल, मैंने रिबन के एक सिरे को हल्के से खींचा और जैसे ही मैंने ऐसा किया पूरा रिबन खुल गया और मैंने रेचेल को पूरी शान से देखा। उसकी सुंदरता को देखकर मैं कई सेकंड तक अपनी जगह से हिल नहीं पाया, क्योंकि उसकी सुंदरता बहुत ज्यादा थी, खासकर जब उसके साथ राहेल की मुस्कुराहट और घबराहट भी थी। देवियों, मैं उसे समग्र रूप से देखते हुए बुदबुदाने से खुद को रोक नहीं सका। वह एक देवी की तरह लग रही थी जो स्वर्ग से नश्वर दुनिया में आई थी और मैं आज रात उसकी पूजा करने जा रहा हूँ। मैंने राहेल के शरीर को अपनी आंखों में देखा और फिर अपना मुंह उसके स्तन की ओर ले गया। जैसे ही मेरे मुंह ने उसके स्तन को छुआ, मैंने अपने जीवन में अब तक सुनी सबसे सुंदर आवाज सुनी। अगली सुबह जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मैंने पाया कि रेचल मुझे घूर रही है। आमतौर पर मैं ही सबसे पहले जागता हूँ, लेकिन आज वह जाग गई, जो काफी आश्चर्यजनक और दिलचस्प है। मुझे तुमसे प्यार है, मैंने अचानक कहा। यह वाक्य मेरे मुंह से अनजाने में निकल गया। मैं कुछ और कहने की सोच रहा था, लेकिन यह वाक्य मेरे अनजाने में निकल गया। हमारे रिश्ते का समय बहुत कम है, लेकिन इतने कम समय में उसके प्रति मेरी भावनाएं इतनी बढ़ गईं। मुझे ये कहने का कोई पछतावा नहीं है, मैं बस यही चाहता था कि मैंने यह बात बिस्तर पर कहने के बजाय किसी और रोमांटिक जगह पर कही होती। आई लव यू सुनकर रेचेल के चेहरे पर मुस्कान आ गई। मुझे ये कहने से पहले कुछ देर रुकना चाहिए था, लेकिन ऐसे शब्द मेरे मुंह से अनजाने में ही निकल गए। ऐसा लगा जैसे मेरे दिल ने मेरे दिमाग से सलाह किए बिना ही वे शब्द कह दिए। मुझे चिंता होने लगती है और मैं देखता हूं कि वह चुप हो गई है और माहौल को तोड़ने के लिए कुछ कहने ही वाली है कि तभी उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। मैं भी आपसे प्यार करता हूं, उसने कहा और अपने आंसू भरे चेहरे से मुझे चूमा। मैं उसके कुछ आंसुओं का स्वाद ले सकता था जो हमारे होठों के नीचे आ रहे थे, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि मैं जो खुशी महसूस कर रहा था, अगर कोई मुझे लात भी मारे और मुक्का भी मारे तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं बहुत खुश महसूस कर रहा हूँ, अपने जीवन में अब तक का सबसे खुश। मैं इतना खुश तब भी नहीं था जब मुझे ग्रैंड पैलेस या द मिस्टीरियस गार्डन से इनहेरिटेंस क्रिस्टल मिला था जिसे मैंने कुछ दिन पहले देखा था। कोई भी खजाना उन शब्दों की तुलना नहीं कर सकता जो राहेल ने अभी अभी सही कहा था। हम कुछ देर तक चुंबन करते रहे, फिर रेचल मेरे ऊपर आ गई और मुझे देखकर दुष्टता से मुस्कुराई। उसकी मुस्कान देखकर मेरे चेहरे पर भी मुस्कान आ गई क्योंकि मैं जानता था कि आगे क्या होने वाला है। लानत है। 2 घंटे बाद मैं राहेल से उतरा, भारी सांस लेते हुए, पूरी तरह से थका हुआ। सिर्फ 2 घंटे में मेरी सारी ऊर्जा पूरी तरह से खत्म हो गई थी। अगर मैंने कल आधी रात ऐसा करने में नहीं बिताई होती तो मैं और भी ज्यादा समय तक टिक पाता। मुझे तुमसे प्यार है, रेचल ने मुझसे लिपटते हुए कहा। हमारे शरीर पूरी तरह से पसीने से तर हैं, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसे अपने पास पाकर मुझे जो सुकून मिला, वह कुछ और ही है। इसकी तुलना किसी और चीज से नहीं की जा सकती। हम उठने से पहले कुछ देर तक बिस्तर पर लेटे रहे, क्योंकि रात की तीव्र गतिविधियों और सुबह की थकान के कारण हमें काफी भूख लगाई थी, और यदि हम आगे बढ़ना चाहते थे तो हमें ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कुछ खाना पड़ेगा। खाना बनाने से पहले हमने थोड़ी गोपनीयता के लिए अपने अलग अलग बाथरूम में नहाया। जब मैं खाना बनाती थी तो राहेल आमतौर पर मेरी मदद नहीं करती थी, लेकिन आज उसने अपनी पूरी क्षमता से मेरी मदद की। हमने खाना बनाया और खाया, फिर सोफे पर एक साथ बैठकर हर विषय पर बातें करने लगे। समय बीतता गया और मुझे अपना जन्मदिन का तोहफा मिले 8 दिन हो चुके थे। तब से रेचल और मैं एक दूसरे से हाथ नहीं हटा पाते और एक दूसरे से दूर नहीं हो पाते। हमने इसे अपने अपार्टमेंट में हर जगह किया, हॉल, लिविंग रूम, हमारे अलग कमरे, अतिथि कक्ष, रसोई घर, प्रशिक्षण कक्ष, हर जगह। हम देखते ही शुरू कर देते और घंटों तक जारी रखते। ऐसा नहीं है कि हमने कुछ नहीं किया, हमने प्रशिक्षण लिया, उतना नहीं जितना हम नियमित रूप से करते हैं, लेकिन कुछ। मैं उसे 3 और डेट पर भी ले गया, थिएटर, पार्क, गेम स्टडीज जैसी विभिन्न जगहों पर। हमने लगभग हर दिन एक दूसरे की कंपनी में एक साथ बिताया था। पिछले कुछ दिनों से मुझे रेचल से कुछ खास एहसास हो रहा है। मुझे नहीं पता कि यह एहसास कैसा है, लेकिन यह मुझे रेचल के साथ बिताए पलों को संजोने के लिए प्रेरित कर रहा है, और मैंने ऐसा किया भी। फिलहाल हम दोनों लिविंग रूम के कारपेट पर नंगे लेटे हुए हैं और हमारे शरीर पर कपड़े फैले हुए हैं। हम एक बोर्ड गेम खेल रहे थे, लेकिन बीच में ही हमारे होंठ एक दूसरे के होठों पर लग गए, जिसके कारण 1 घंटे तक हम दोनों के बीच जोरदार शारीरिक संबंध बने रहे। ये हमारे बीच एक सामान्य बात है, ऐसा लगता है जैसे हम ऐसे खरगोश बन गए हैं जो कहीं भी शुरुआत कर सकते हैं। माइकल, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ।
रेचल ने अचानक कहा। उसकी आवाज असामान्य रूप से शांत थी और ऐसा लग रहा था कि उसके अंदर कुछ दुख छिपा हुआ है। ये सुनकर दुख की चिंगारी उभरने से खुद को नहीं रोक सकी। ऐसा लगा जैसे मेरा दिल मुझे चेतावनी दे रहा है कि वह जो बात कहने जा रही है वह नहीं है जो मैं सुनना चाहती थी। मैं तुम्हें ये बात काफी समय से बताना चाहती थी, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हुई, उसने धीरे से कहा। क्या बात है? मैंने पूछा। मुझे स्पष्ट रूप से महसूस हो रहा था कि वह जो मुझे बताने जा रही है वह बात नहीं है जिसे मैं सुनना चाहता हूँ। टिंग टिंग टिंग, मैं ले हूँ। उसने अभी कुछ शब्द कहे ही थे कि अचानक हमारी होलोवाचियां बजने लगीं। ये बहुत तेज थी, और जब हमने अपनी होलोवाचियों की ओर देखा तो हमने देखा कि मिल्फ्रेड की मुहर हमारी होलोवाच के ऊपर लाल रंग में चमक रही थी। हमारे भाव पूरी तरह बदल गए। आक्रमण करना, हमने एक स्वर में चिल्लाया। सील का रंग गहरा लाल है, इसका मतलब है कि मिल्फ्रेड के अधिकार क्षेत्र के कुछ क्षेत्र पर हमला हुआ है। यदि सील का रंग गहरा लाल होता तो इसका मतलब होता कि मिल्फ्रेड पर ही हमला हो रहा है। मैंने बिना समय बर्बाद किए मिल्फ्रेड की क्रिम्सन सील पर क्लिक किया जो मेरी होलोवॉच के ऊपर चमक रही थी, और जल्द ही मेरी होलोवॉच के ऊपर एक औपचारिक आदेश दिखाई दिया। मैरियन हिल, मैंने राहेल को अपने होलोवॉच पर दस्तावेज पढ़ते हुए अचानक कहते सुना। ग्रिम मॉन्स्टर्स ने मारियाना हिल पर कब्जा कर लिया था। यह इतनी तेजी से हुआ था कि मिल्फ्रेड को जवाब देने का कोई मौका नहीं मिला। ग्रिम मॉन्स्टर्स का आक्रमण तेज और हिंसक था, जिसने उनके रास्ते में आने वाले हर प्रतिरोध को काट दिया। मैरियाना हिल्स पर पहले से ही ग्रिम मॉन्स्टर्स का नियंत्रण था, लेकिन पूरी तरह से नहीं। मैरियाना हिल्स के 60% हिस्से पर उनका पूरा नियंत्रण था, जबकि बाकी 40% दोनों जातियों के बीच युद्ध का मैदान था। वह 40% हिस्सा वह है जहां मैंने ग्रिम मॉन्स्टर्स का शिकार किया था। अब उन्हें उस 40% क्षेत्र पर पूरा नियंत्रण मिल गया है, और वे अभी भी आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि उनकी गति मैरियन हिल्स की तुलना में कम हो गई है, फिर भी ये तथ्य है कि वे आगे बढ़ रहे हैं। उनके पास पहले से ही बफर क्षेत्र का किनारा है जो मरीना हिल्स और मिल्फ्रेड्स क्षेत्र के बीच है, और जल्द ही वे इसे पार कर लेंगे। मिल्फ्रेड ने अभी तक हमला नहीं किया था क्योंकि सेना तैयार नहीं थी। बिना सेना एकत्रित किए हमला करना पूरी तरह से नरसंहार होगा। जैसे ही मैंने पढ़ना समाप्त किया, मैं उठ गया और कपड़े पहनने लगा। मैं नहाना चाहता था क्योंकि मैं सेक्स की गंध से भर गया था, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि मैं इस गंध को इत्र की खुशबू में डुबो दूंगा क्योंकि नहाने का समय नहीं है। मुझे जाने दो, मैंने कहा क्योंकि मैंने पाया कि रेचल ब्रा पहनने में थोड़ी परेशानी महसूस कर रही थी। मेरी बात सुनकर उसने अपना हाथ छोड़ दिया। मैंने उसकी ब्रा के दोनों छोर उठाए और उन्हें अनुभवी तरीके से जोड़ दिया। पिछले 8 दिनों में मैं ब्रा के हुक खोलने और बंद करने में काफी माहिर हो गई हूँ। जल्द ही हमने कपड़े पहनना बंद कर दिया और अपने आर्टिफैक्ट्स निकालकर उन्हें पहनना शुरू कर दिया। मुझे अपने आर्टिफैक्ट्स पहने हुए काफी समय हो गया था, और अगर मुझे उन्हें कुछ और दिनों तक नहीं पहनना पड़ता तो मुझे अच्छा लगता, लेकिन चीजें शायद ही कभी वैसी होती जैसा हम चाहते थे। चलो चले, मैंने रेचल से कहा जैसे ही हम पूरी तरह से तैयार हो गए। उसने सिर हिलाया और हम दोनों खिड़की से बाहर कूद गए और शहर के द्वार की ओर उड़ गए। जैसे ही हम अपने अपार्टमेंट से बाहर निकले, पूरे शहर में सायरन बजने लगे और उन्हें सुनकर सभी लोग अपनी जगह पर ही रुक गए और जल्दी से अपनी होलोवॉच की जांच करने लगे। तैनाती का आदेश सभी के लिए नहीं है, केवल वे ही इस युद्ध में प्रवेश कर सकते हैं जिनके पास 5 स्टार सिल्वर एलीट पर अधिकार है। जैसे जैसे लोग इसे पढ़ते गए, मैं उनके चेहरों पर राहत की सांस देख सकता था। प्रत्येक युद्ध खतरनाक होता है, उनमें हजारों लोग मारे जाते हैं, यहाँ तक कि गोल्डन एलीट जैसे शक्तिशाली लोग भी युद्ध में मारे जाते हैं। सिल्वर एलीट तो और भी अधिक, इसलिए मुझे भी सावधान रहना पड़ता है। मैं पहले से ही गोल्डन एलीट के करीब था, लेकिन येलो थॉर्न पीचेस से बने पद को पीकर मेरी शक्ति और भी बढ़ गई थी, और अब मैं गोल्डन एलीट बनने से बस एक कदम दूर हूँ। गोल्डन एलीट और मेरे बीच कदमों का अंतर हो सकता है, लेकिन वह कदम उठाना बहुत कठिन है। मुझे वह कदम उठाने से पहले अपनी आत्मिक शक्ति और शारीरिक शक्ति को कई गुना बढ़ाना होगा। गोल्डन एलीट की शक्ति अपार है। सबसे कमजोर गोल्डन एलीट भी मुझे चींटी की तरह कुचल सकता है। गोल्डन एलीट और मेरे बीच शक्ति का इतना बड़ा अंतर है। इसलिए इस युद्ध में मुझे स्वर्ण अभिजात वर्ग से दूर रहना चाहिए, क्योंकि एक बार उनकी नज़र मुझ पर पड़ गई तो कोई भी मुझे बचा नहीं पाएगा। जल्द ही हम शहर के द्वार पर पहुंच गए, और वहां से मैं 5 अलग अलग समूहों में लोगों को कतारों में खड़े देख सकता था। लोगों के ये 5 समूह 5 एस क्लास गिल्ड का प्रतिनिधित्व करते हैं। फोर्ट कैवेंडिश में, जिस चौकी पर मैं पहले था, वहां 4 एस क्लास गिल्ड थे, लेकिन मिल्फ्रेड में 5 हैं।
पहले के 4 के अलावा स्काई हैमर नामक एक अतिरिक्त है। इन गिल्डों को क्रूर शक्ति और भारी हथियारों का इस्तेमाल करने में माहिर कहा जा सकता है। जब से मैंने भारी तलवार का उपयोग करना शुरू किया है, रेचल ने कई बार मुझे चिढ़ाते हुए कहा था कि मुझे रेजिंग थंडर के बजाय स्काई हैमर का सदस्य बनना चाहिए। सावधान रहना, मैंने रेचल से कहा और उसे चूमा। ये चुंबन काफी देर तक चला, फिर मैंने उसे छोड़ दिया। तुम भी, उसने कहा और मेरे होठों पर एक चुंबन दिया, इससे पहले कि हम अपने अलग अलग शिविरों की ओर बढ़ गए। धप। जल्द ही मैं अपने गिल्ड समूह के पास उतरा और दूसरों की तरह लाइन में खड़ा हो गया। सिटी गेट्स के सामने केवल 5 समूह हैं, लेकिन यहाँ मौजूद सभी लोग रेजिंग थंडर के सदस्य नहीं हैं। गिल्ड प्रणाली अत्यंत जटिल है। एस क्लास गिल्ड और एक अन्य गिल्ड की सहायक संस्था को छोड़कर प्रत्येक गिल्ड 5 गिल्डों से जुड़ा हुआ है। यही कारण है कि सहायक गिल्ड के सदस्यों के लिए एस क्लास गिल्ड में प्रवेश करना काफी आसान है, बशर्ते कि वे परीक्षा उत्तीर्ण कर लें, जो काफी कठिन बताई जाती है। 10 मिनट बीत गए और लोगों की संख्या इतनी तेजी से बढ़ी कि मैं भी कल्पना कर सकता था, शहर में इतने सारे पावर हाउस हैं। अगर यह सिर्फ एक सामान्य सिल्वर एलीट होता तो मुझे इतनी संख्या देखकर आश्चर्य नहीं होता, लेकिन सभी 5 समूहों में मौजूद इन 50,000 लोगों के पास 6 स्टार सिल्वर एलीट की शक्ति है। मैंने सोचा था कि इतनी संख्या में उच्च स्तरीय सिल्वर एलीट केवल वारजोन में ही पाए जा सकते हैं, मिल्फ्रेड की तरह मिडजोन में नहीं। मैं अपने विचारों में डूबा हुआ था, तभी अचानक सब लोग शांत हो गए, क्योंकि प्रत्येक गिल्ड का नेता अपने 700 लोगों का समूह लेकर आ गया था। freewebandsigmawell.com। ऐसा कहा जाता है कि मिडजोन में हर एस क्लास गिल्ड का गिल्ड लीडर एक लिमिट ब्रेकर है। उन्होंने मानव शरीर की सीमा को तोड़ दिया है और एक अलग क्षेत्र में कदम रखा है। वे अभी भी नाइट स्टेज पर हैं, लेकिन उन्होंने नाइट स्टेज की शक्ति की सीमा पार कर ली है। उन्हें प्लेटिनम कहा जाता है और प्रत्येक प्लेटिनम में एक औसत लॉर्ड स्टेज पावरहाउस के खिलाफ लड़ाई की क्षमता होती है, जो कि आश्चर्यजनक है। मैंने सुना है कि लॉर्ड स्टेज पावरहाउस कितने शक्तिशाली हैं। वे ऐसे लोग हैं जो इनहेरिटेंस के साथ जुड़ गए हैं, जो उन्हें भयानक शक्ति प्रदान करता है। वे अपने आकस्मिक हमले से सैकड़ों गोल्डन एलीट को मारने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली हैं, लेकिन प्लेटिनम वे पावरहाउस हैं जो उनके खिलाफ लड़ सकते हैं। आज ग्रिम मॉन्स्टर्स ने सीमा पार कर ली है। उन्होंने हमारे साथी मनुष्यों का कत्लेआम किया और उनके मांस पर दावत उड़ाई। अगर हमने उनका पूरी तरह से कत्ल करके उनसे बदला नहीं लिया, तो हम ग्रिम मॉन्स्टर्स के ब्लेड के नीचे शहीद हुए लोगों के भाई और बहन नहीं कहला सकेंगे। चमकीले लाल कवच में छोटी लड़की ने कहा, ग्रिम राक्षसों को मार डालो। उसकी बात सुनकर सभी लोगों ने अपने हथियार उठा लिए और जोर जोर से चिल्लाने लगे, जबकि मैं थोड़ी चिंता में अपना सिर हिला रहा था। वह छोटी सी रेड फ्लैग से है। ये कमीने लड़ाई में बहुत पागल हैं, लेकिन ये देखते हुए कि कैसे अन्य 4 गिल्ड नेताओं ने उसे लड़ाई का नेतृत्व करने दिया, वह शक्तिशाली रही होगी और नेतृत्व करने की कुछ क्षमता रखती होगी, अन्यथा अन्य 4 गिल्ड नेताओं ने उसे कभी नेतृत्व नहीं करने दिया होता। मेरे भाइयों, हम ग्रिम राक्षसों का वध करने जा रहे हैं। उनका तब तक वध करेंगे जब तक कि एक भी ग्रिम राक्षस शेष न बचे, उसने अपनी मुट्ठी हवा में हिलाते हुए कहा। वह छोटी सी कद काठी होने के बावजूद काफी भयंकर दिखती थी। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि एक सुंदर दिखने वाली लड़की में इतनी भयंकरता हो सकती है। टिंग टिंग टिंग। जल्द ही युद्ध की योजना मेरे होलोवॉच पर दिखाई दी और मुझे कहना होगा कि युद्ध संयंत्र काफी शानदार है। यह एक पिंसर हमला है। वह ग्रिम मॉन्स्टर्स की सारी ताकत को खत्म करना चाहती है और अगर उसकी योजना सफल हो गई तो हम उन सभी ग्रिम मॉन्स्टर्स का सफाया कर देंगे जिन्होंने हमला किया था। उसने सभी 50,000 लोगों को 25,000 के 2 समूहों में विभाजित कर दिया था। 25,000 की पहली टीम ग्रिम मॉन्स्टर्स की सेना का सीधे सामने से इस्तेमाल करेगी, जबकि बाकी 25,000 लोग 500 के 50 समूहों में विभाजित होंगे, जो ग्रिम मॉन्स्टर्स को घेरेंगे और हमला करेंगे। योजना बहुत अच्छी है, लेकिन इसे क्रियान्वित करना काफी कठिन होगा, क्योंकि गिल्ड को मिली खुफिया जानकारी के अनुसार ग्रिम मॉन्स्टर्स की संख्या हमसे लगभग 4 गुना अधिक है। इसलिए इसे क्रियान्वित करना, उन्हें सीमित करना और मारना काफी कठिन होगा। रणनीति में एक और समस्या यह है कि लड़ाई मैदानी इलाकों में नहीं बल्कि पहाड़ी इलाकों में लड़ी जाएगी। लिटिल रेड इस समस्या का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहती है। मनुष्य हमेशा कम संख्या में ग्रिम राक्षसों के खिलाफ लड़ते रहे हैं, जिसे वह एक लाभ के रूप में उपयोग करना चाहती है, और चूंकि हम पहाड़ी क्षेत्र में लड़ रहे हैं, इसलिए कमांडरों के लिए युद्ध का पूरा जायजा तुरंत लेना काफी कठिन होगा। इस रणनीति में कई नुकसान हैं और यह प्रत्येक मानव पर बहुत अधिक दबाव डालता है,
लेकिन अगर हम इस दबाव पर काबू पा सकते हैं और अपने पूरे दमखम से लड़ सकते हैं, तो काफी तेजी से पीछा करते हुए हम गंभीर राक्षसों का सफाया कर देंगे। ये रणनीति रेड फ्लैग सदस्यों के पागलपन भरे व्यवहार से मेल खाती है। यदि यह सफल होती है तो यह आश्चर्यजनक रूप से काम करेगी, यदि नहीं तो हम में से अधिकांश लोग ग्रिम राक्षसों द्वारा मारे जाएंगे।